हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन गॉस केमिस्ट्री क्लासेस। बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है स्ट्रेटोस्फेरिक पॉल्यूशन है। ठीक है, स्ट्रेटोस्फेरिक पॉल्यूशन से पहले हम थोड़ी सी बात करना चाहेंगे। हमने सबसे पहले आपको पढ़ाया था इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में, हमने बताया था कि एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन में दो थे। हमने बताया था ट्रोपोस्फेरिक पॉल्यूशन, दूसरा था स्ट्रेटोस्फेरिक पॉल्यूशन। यही दूसरा हमारा स्ट्रेटोस्फेरिक पॉल्यूशन है। फिलहाल ट्रोपोस्फेरिक पॉल्यूशन में दो बताया था, गैसियस एयर पॉल्यूटेंट, दूसरा बताया था पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट। ठीक, आइए हम अपने टॉपिक की बात करते हैं। पिछली बातें मैंने कर लिया। सबसे पहली बात तो हम ये बता दें कि फार्मेशन एंड ब्रेकडाउन ऑफ ओजोन। सबसे पहले हम ओजोन के बनने के और टूटने के तरीके के बारे में बात करेंगे, कैसे ओजोन बनता है और ओजोन कैसे टूटता भी है। जैसा कि आप वाकिफ़ हैं इससे कि जो हमारा स्ट्रेटोस्फीयर होता है वो कॉन्सिस्ट होता है कॉन्सिडरेबल अमाउंट ऑफ ओजोन। यानी ये बात मैं बोल सकता हूँ कि स्ट्रेटोस्फीयर में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला जो हमारा क्या कहते हैं मॉलिक्यूल होगा वो कौन होगा, ओजोन होगा। व्हिच प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। जैसा कि आपको मैंने बताया था कि जो हमारा ओजोन होता है वो हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, कहाँ से, हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, जिसकी वेवलेंथ 255 नैनोमीटर होती है। और ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कहाँ से आती हैं, सूर्य से आती हैं, सन से आती हैं। ठीक, इस तरीके से सारी बातें कर लिया। अच्छा, मैं जब पढ़ा रहा था आपको ट्रोपोस्फेरिक पॉल्यूशन में, मैंने बताया था ट्रोपोस्फेयर की जो रेंज होती थी 10 किलोमीटर अबव सी लेयर और स्ट्रेटोस्फेयर की रेंज जो होती थी 10 से 50 किलोमीटर। तो अब हम बात कहाँ की कर रहे हैं, 10 से 50 किलोमीटर वाले की बात चल रही है बेटा। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग पर रखिएगा पिछले पॉइंट को। दीज रेडिएशन काजेज स्किन कैंसर, यानी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो होती हैं वो क्या काज करती हैं, स्किन कैंसर, जिसे हम क्या नाम देते हैं, मेलेनोमा। कहाँ पर, इन ह्यूमन में हम इन्हें क्या नाम देते हैं, मेलेनोमा देते हैं। यानी क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि स्किन कैंसर मेलेनोमा इन ह्यूमन इज काज्ड बाई, तो क्या बताओगे, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, जिसकी वेवलेंथ 255 नैनोमीटर होती है। ठीक, अच्छा, इस तरीके से हमने कहा कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड करता है, ओजोन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये क्या अल्ट्रावायलेट रेडिएशन अगर हमारे अर्थ पर आती है तो ये क्या करेगी, स्किन कैंसर काज करेगी। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ये ज़रूरी है कि ओजोन जो सील्ड है, ओजोन की जो लेयर है जो कि हमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाती है, वो हमारी क्या हो, मेंटेन रहे। ठीक है, तो कह रहा है इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन द ओजोन शील्ड। इस वजह से, यानी कि एक स्किन कैंसर काज करती है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, इस वजह से ओजोन शील्ड का मेंटेन रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बात करते हैं। ओजोन इन द स्ट्रेटोस्फीयर इज द प्रोडक्ट ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एक्टिंग ऑन डाई ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। यानी ये बात मैं कह सकता हूँ कि पहले आइए रिएक्शन से ही हम लोग देख लेते हैं। रिएक्शन से ये क्लियर हो रहा है कि ये जो हमारी पहली रिएक्शन, दूसरी रिएक्शन है, ये O2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो होती है स्ट्रेटोस्फीयर में, यहाँ इस पर क्या पड़ती है बेटा, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन पड़ती हैं। पड़ने के बाद ये हमारा ऑक्सीजन यानी कि फ्री ऑक्सीजन एटम इस तरीके से टूट जाता है और ये ऑक्सीजन एटम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। रिएक्टिव होने की वजह से O2 से रिएक्शन करने के बाद O3 का फॉर्मेशन कर लेता है ओजोन का, और इनके बीच में ये क्या, एक इक्विलिब्रियम जो होता है इस्टेब्लिश होता है। ठीक है, ये बात थोड़ा सा मैंने आपकी पहले ही रिएक्शन के बारे में बात कर ली। ओजोन इन द स्ट्रेटोस्फीयर इज द प्रोडक्ट ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एक्टिंग ऑन डाई ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। डाई ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एक्ट करती हैं, जिससे क्या होता है, ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की वजह से ये स्प्लिट कर जाता है, कौन, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो होता है वो क्या करता है, स्प्लिट कर जाता है, स्प्लिट अपार्ट मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन इनटू किसमें बेटा, फ्री ऑक्सीजन। यानी ये बात मैं कह सकता हूँ कि जो हमारा मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन था, वो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन जो होगा वो हमारा स्प्लिट हो जाएगा किसमें, फ्री ऑक्सीजन एटम में। ठीक है, और ये फ्री ऑक्सीजन एटम जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि नेसेंट ऑक्सीजन होता है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, और ये फिर दोबारा क्या करेगा, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से रिएक्शन करने के बाद ये कंबाइन करके विद मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन क्या बना लेगा, ओजोन का फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक है, यानी ऑक्सीजन एटम कंबाइन विद द मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन टू फॉर्म ओजोन। ठीक, इस तरीके से ये हमारा ऑक्सीजन में और ओजोन में ये इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश रहता है। फिलहाल ओजोन जो होता है वो हमारा क्या होता है, थर्मोडायनामिकली अनस्टेबल होता है, यानी टेम्परेचर के बढ़ने के घटने के साथ साथ ये चेंज होता रहता है।
इसे बोलते हैं थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल, टेम्परेचर के साथ अपने बदलाव कर लेना, दैट इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबिलिटी को शो करता है। एंड डिकम्पोज टू मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, यानी ओजोन जो होता है थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल होता है, टेम्परेचर के बढ़ने से डिकम्पोज होकर के क्या मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसा कि ये यानी कहना ये चाह रहा हूँ, रिएक्शन ये जो हमारी जो डबल टिक लगा है इसमें क्या होगा, ये रिएक्शन जो होगी बैकवर्ड डायरेक्शन में जा सकती है, फॉरवर्ड भी जा सकती है, यानी कि इस तरीके से इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश रहता है। थस ए डायनेमिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट बिटवीन द प्रोडक्शन एंड डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल। जैसा कि मैंने अभी बताया, इस वजह से क्या होता है, हमारे ऑक्सीजन O2 के बीच में और ओजोन के बीच में, दोनों के बीच में क्या होता है, एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम जो होती है वो क्या होता है, एग्जिस्ट रहता है। ठीक है, आगे बात करते हैं, यानी कि जितना ऑक्सीजन टूटता है उतना ही दोबारा फिर क्या कहते हैं ओजोन में कन्वर्ट होता है, ओजोन टूट करके फिर ऑक्सीजन में, यानी इस तरीके से ये क्या कहते हैं एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम जो होता है एग्जिस्ट रहता है। ठीक, लेकिन आजकल के दिनों में, यानी इन रिसेंट ईयर कुछ सालों पहले की बात है, यानी कि अभी जल्दी की बात है, इन रिसेंट ईयर में देयर हैव बीन रिपोर्टेड, ये रिपोर्ट किया गया of the depletion of this protective ozone layer because of the presence of certain chemical in the stratosphere। यानी कि अभी कुछ सालों की बात है, यानी कि रिसेंट ईयर में जल्द ही पता चला, ठीक है, कि जो डिप्लेशन ऑफ दिस प्रोटेक्टिव ओजोन लेयर जो है वो क्या कहते हैं इस वजह से क्या डिप्लीट हो रही है, यानी ओजोन लेयर का डिप्लेशन इस वजह से हो रहा है क्योंकि स्ट्रेटोस्फीयर में कुछ सर्टेन केमिकल्स हैं, ठीक है, जिनकी वजह से क्या हो रहा है, ओजोन जो हो रहा है क्या हो रहा है, डिप्लेशन में जा रहा है, यानी टूट रही है ओजोन लेयर। ठीक है, द मेन रीजन ऑफ ओजोन लेयर डिप्लेशन इज डिलीवर्ड टू द डिप्लेशन इज बिलीव टू बी रिलीज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये बात आपको शायद पता भी है, ये बहुत ही ज़्यादा वेल नोन क्वेश्चन है, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन की क्या कहते हैं डिलीवर्ड होने की वजह से, नहीं इस तरीके से स्ट्रेटोस्फीयर में पहुंचने की वजह से ओजोन की क्या हो रही है, डिप्लेशन हो रही है, जिसे आज हम क्या नाम देते हैं, फ्रेन। द मेन रीजन ऑफ द ओजोन लेयर डिप्लेशन इज बिलीव्ड, यानी कि ओजोन लेयर के डिप्लेशन का मेन डिप्लेशन का जो माना जाता है, बिलीव किया जाता है, टू बी रिलीज ऑफ द क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन की रिलीज होना, ठीक है, आल्सो नोन एज फ्रियान, जिसे हम फ्रियान भी बोलते हैं। ठीक है, दिस कंपाउंड आर द नॉन रिएक्टिव। अच्छा, ये कंपाउंड होता क्या है, ये जो फ्रियान होता है वो हमारा क्या होता है, नॉन रिएक्टिव, किसी से रिएक्शन नहीं करता, नॉन फ्लेमेबल होता है, अज्वलनशील होता है, यानी जलता नहीं है। ठीक है, नॉन फ्लेमेबल, आग के साथ जलेगा नहीं, यानी नॉन फ्लेमेबल होता है, नॉन टॉक्सिक होता है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, नॉन टॉक्सिक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है, जिसका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं बेटा, रेफ्रिजरेटर में या एयर कंडीशनर में, यानी रेफ्रिजरेटर एयर कंडीशनर में इसका इस्तेमाल किया जाता है, किसका, फ्रियान का। यानी ये बात क्लियर हो जाना चाहिए कि हम फ्रियान के बारे में बात कर रहे हैं, ओजोन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। जो फ्रियान होता है वो नॉन रिएक्टिव होता है, नॉन फ्लेमेबल होता है, नॉन टॉक्सिक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है, जिसका इस्तेमाल कहाँ पर, रेफ्रिजरेटर या एयर कंडीशनर में किया जाता है। और यही फ्रियान जो होता है वो हमारा डिप्लेशन ऑफ ओजोन के लिए क्या है का रीजन है। ठीक है, ये माना जाता है फिलहाल। ठीक है, आइए कैसे ये माना जाता है, क्यों ऐसा है, ये क्या रीजन है, इसके बारे में हम बात करते हैं थोड़ा सा आगे रिएक्शन के माध्यम से। फिलहाल यहाँ पर अगर बात किया जाए तो ये हमारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन कह रहा है कि इन द प्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिक फोम्स, यानी ये कहना चाह रहा है कि जो हमने अभी बात किया था एयर कंडीशन में भी इस्तेमाल होता है, और कुछ और भी सारे एग्जाम्पल दिए हैं एनसीईआरटी में, उसकी बात भी कर सकते हैं। इन द प्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिक फोम एंड बाय द इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री फॉर द क्लीनिंग कंप्यूटर पार्ट ETC, यानी इन सब चीज़ों में हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन का इस्तेमाल करते हैं। वंस क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCS, जिसे हम बोल रहे हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर, एक बार अगर क्या कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन हमारे एटमॉस्फेयर में रिलीज हुआ, दे मिक्स विद द नॉर्मल एटमॉस्फेरिक गैस, ये हमारे नॉर्मल एटमॉस्फेरिक गैस से क्या हो जाएगा, मिक्सअप हो जाएगा, इवेंचुअली अंततः रीचेज द स्ट्रेटोस्फेयर, ये क्या होगा लास्ट में, यानी इवेंचुअली परिणाम स्वरूप सीधा सीधा अंततः क्या होगा, स्ट्रेटोस्फेयर में पहुंच जाएगा। ठीक है, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन हमारे एटमॉस्फेयर में रिलीज हुआ, रिलीज होने के बाद जो भी हमारी एटमॉस्फेरिक गैसेस थी N2O2 जो भी थी, ठीक है, उनके साथ मिक्सअप होकर के ये कहाँ पहुँच जाता है, स्ट्रेटोस्फेयर में, और इन स्ट्रेटोस्फेयर में दे गेट ब्रोकन डाउन बाई पावरफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन रिलीजिंग क्लोरीन फ्री रेडिकल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ध्यान दीजिएगा। यानी यही क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है
वो हमारे स्ट्रेटोस्फीयर में पहुंचता है, और जैसे ही स्ट्रेटोस्फीयर में पहुंचता है यहाँ पर क्या होता है, CF2Cl2 को बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये क्लोरीन फ्री रेडिकल में, और क्या कहते हैं, इस तरीके से हमारा क्या होगा, क्लोरीन फ्री रेडिकल में टूटेगा CF2Cl2 की बात किया जाए, ठीक है। और ये किसके द्वारा टूट रहा है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के द्वारा, यानी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जब हमारे CF2Cl2 पर पड़ता है तो ये क्लोरीन जो होगा, सॉरी, इस तरीके से हमारा क्लोरीन फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा, और हमारा क्या होगा, इस तरीके से CF2Cl का फॉर्मेशन होगा, ठीक। इस तरीके से अब हम बात करेंगे क्लोरीन फ्री रेडिकल के बारे में बात करेंगे। CF2Cl2 अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जब इस पर पड़ेगी क्लोरोफ्लोरोकार्बन पर, तो क्लोरीन फ्री रेडिकल अलग हो जाएगा और CF2Cl2 फ्री रेडिकल अलग हो जाएगा। लेकिन ये क्लोरीन फ्री रेडिकल बड़ा ही घातक है बेटा, ठीक है। ये क्लोरीन फ्री रेडिकल क्या करता है, अब इसकी क्वालिटी देखिए क्या करता है। क्लोरीन फ्री रेडिकल देन रिएक्ट्स विद द स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन। ये हमारा क्लोरीन फ्री रेडिकल क्या करेगा, इस तरीके से स्ट्रेटोस्फीयर में जो भी हमारा ओजोन है उसके साथ रिएक्शन करके ClO फ्री रेडिकल और O2 का फॉर्मेशन कर लेगा। दे रिएक्ट्स विद स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन टू फॉर्म क्लोरीन मोनोऑक्साइड, यानी क्लोरीन मोनोऑक्साइड फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन कर लेगा। उसके बाद मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन का भी फॉर्मेशन कर लेगा, यानी क्लोरीन मोनोऑक्साइड यहाँ पर बना है और मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन ये बना हुआ है, ठीक है। इस तरीके से Cl फ्री रेडिकल प्लस O3 कन्वर्टेड इनटू ClO फ्री रेडिकल प्लस O2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। एकदम इस तरीके से एकदम दिमाग लगाए रहिएगा, क्योंकि अभी प्रोडक्ट निकलेगा किस तरीके से क्या होता है। यानी आपको ये बात समझ में आ जाना चाहिए कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है एटमॉस्फेरिक गैस के साथ मिल करके अल्ट्रावायलेट स्ट्रेटोस्फेरिक रीजन में पहुँच जाता है। वहाँ पर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इस पर क्या कहते हैं पड़ती है, तो जिसकी वजह से क्लोरीन फ्री रेडिकल और CF2Cl फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। और ये Cl फ्री रेडिकल जो होता है ओजोन से रिएक्ट करके क्लोरीन मोनोऑक्साइड फ्री रेडिकल और मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है। यानी इस एक तरीके से आप ये देखिए तो यही मेन रिएक्शन है जिसकी वजह से, ठीक है, ओजोन का क्या हो रहा है, डिप्लेशन हो रहा है, क्योंकि ये रिएक्शन हमारी बार बार रिपीट होगी और ओजोन हमारा ब्रेक होकर के O2 में कन्वर्ट होगा। और ये क्लोरीन मेन डिप्लीटिंग जो हमारी क्या कहते हैं इस तरीके से अगर कहा जाए कि मेन डिप्लेशन का रीजन कौन है, क्लोरीन फ्री रेडिकल है। लेकिन अगर आपसे कहा जाए क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन तो कुछ तो बोल ही सकते हैं आंसर, लेकिन मेन जो है एक्चुअल में कौन ओजोन लेयर को तोड़ रहा है, क्लोरीन फ्री रेडिकल, ठीक है। इस बात को याद रखना, ये सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट रिएक्शन यही है बेटा, ठीक है। आगे बात करते हैं रिएक्शन ऑफ क्लोरीन मोनोऑक्साइड रेडिकल विद द एटॉमिक ऑक्सीजन। अब देखिए जो ये हमारा क्लोरीन क्या कहते हैं फ्री रेडिकल था, क्लोरीन मोनोऑक्साइड फ्री रेडिकल था, ये क्लोरीन मोनोऑक्साइड जो फ्री रेडिकल है वो फिर दोबारा ऑक्सीजन एटम से रिएक्शन करने के बाद क्या करेगा, क्लोरीन फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करेगा। यानी एक तरीके से एक लिंक बन जाती है, और ये ClO फ्री रेडिकल और O से रिएक्शन करने के बाद फिर Cl फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो रहा है, आप देख रहे हैं, और O2 का फॉर्मेशन हो रहा है। दिस कह रहा है कि रिएक्शन ऑफ क्लोरीन मोनोऑक्साइड रेडिकल विद द एटॉमिक ऑक्सीजन प्रोड्यूसेस मोर क्लोरीन फ्री रेडिकल। यानी क्लोरीन फ्री रेडिकल इस तरीके से एक बार क्लोरीन CF2Cl2 रिलीज हुआ नहीं कि इस तरीके से लिंक बना दिया बहुत अच्छी तरीके से। आगे बात कर रहे हैं कि क्लोरीन रेडिकल आर कॉन्टीन्यूसली रीजनरेटेड। लगातार क्लोरीन रेडिकल जो होता है वो कॉन्टीन्यूसली क्या होता है, रीजनरेट होता रहता है, रीजनरेटेड होता रहता है, काजेज द ब्रेक डाउन ऑफ द ओजोन। और ये क्या होता है, इसी ओजोन के ब्रेक डाउन का क्या बन जाता है, कारण बन जाता है। इसका मतलब क्वेश्चन ये पूछा जाए, काज ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ ओजोन लेयर इज ड्यू टू क्लोरीन फ्री रेडिकल। एक आंसर दोगे, क्या दोगे बेटा, क्लोरीन फ्री रेडिकल ही है मेन कंपोनेंट, ठीक है। इस तरीके से ये हो गया। इसलिए अब अच्छा, ये बात अगर आपसे पूछा जाए कि मेन जो काज है ब्रेक डाउन ऑफ ओजोन का वो कौन है, क्लोरीन फ्री रेडिकल है, ठीक है। लेकिन अगर आपसे कहा जाए तो फिर यार CF2Cl2 यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या चीज़ है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या है बेटा, ट्रांसपोर्टिंग एजेंट है। ध्यान दीजिएगा, ज़्यादातर बच्चों को नहीं पता है, सिर्फ वो आंसर कर देते हैं कि जो हमारी डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर का रीजन कौन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जबकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन न होकर के क्लोरीन फ्री रेडिकल होता है। एक्चुअल में क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या होता है, ट्रांसपोर्टिंग एजेंट होता है। यानी फिर एज ए समझ लीजिए कि क्लोरीन फ्री रेडिकल को ट्रांसपोर्ट करके स्ट्रेटोस्फीयर में ले जाता है। थस CFCs आर ट्रांसपोर्टिंग एजेंट फॉर कॉन्टीन्यूसली जनरेटिंग क्लोरीन रेडिकल। यानी कि क्लोरीन रेडिकल को कॉन्टीन्यूसली जनरेट करने के लिए एज ए ट्रांसपोर्टिंग एजेंट के तरीके काम करता है
क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक, इस तरीके से बात समझ में आना चाहिए। इनटू स्ट्रेटोस्फीयर एंड डैमेजिंग द ओजोन लेयर। और ये क्या करता है, स्ट्रेटोस्फीयर को क्या करता है, डैमेज करता है। कौन, क्लोरीन फ्री रेडिकल। इसका मतलब ये बात कह सकते हैं CFCS बोले तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन ट्रांसपोर्टिंग एजेंट है क्लोरीन रेडिकल के जनरेट होने के लिए। और ये क्या होता है, अल्टीमेटली क्या करता है, डैमेज करता है ओजोन लेयर को। ठीक है बेटा। अब हम बात करेंगे ओजोन होल की बात करेंगे। ओजोन होल के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। अगर हम ओजोन होल के बारे में बात करें तो आइए हम लोग ओजोन होल के बारे में बात करते हैं बेटा। ओजोन होल जो है इन 90s 80s अगर लगा हो तो इसका मतलब होता है 1980 के दशक में, यानी 80 से 90 के बीच में जो 10 साल आया उसकी बारे में बात करना चाह रहा है। इन 90s 80s की बात कर रहा है। 80s का मतलब हो गया कि 1980 के दशक में एटमॉस्फेरिक साइंटिस्ट वर्किंग द एंटार्क्टिका रिपोर्टिंग अबाउट डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर कॉमनली नोन एज ओजोन होल ओवर द साउथ पोल। ठीक है, कहना यही चाह रहा है कि 1980 में एटमॉस्फेरिक साइंटिस्ट ने, ठीक है, एटमॉस्फेरिक साइंटिस्ट ने ये बताया और साइंटिस्ट वर्किंग इन अंटार्कटिका पर काम किया और ये बताया कि डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर कॉमनली नोन एज ओजोन होल। और ओजोन डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर हो रही थी, ओजोन लेयर का डिप्लेशन हो रहा था, उसी को इन्होंने क्या नाम दिया, ओजोन होल नाम दिया। ठीक है, कहाँ पर, इन ओवर द साउथ पोल। साउथ पोल यानी साउथ पोल के ऊपर अगर बात किया जाए, साउथ पोल की तरफ इन्होंने क्या देखा, डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर हो रही थी, यानी ओजोन लेयर का डिप्रेशन हो रहा था, जिसे इन्होंने क्या नाम दिया, ओजोन होल नाम दिया। ठीक है, ये कब की बात है, 1980 के दशक की बात है, यानी कि 90s 80s की बात कर रहा है बेटा। ठीक है, आगे बात करते हैं। इट वॉज फाउंड दैट ए यूनिक सेटअप कंडीशन वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन होल, यानी कि ये कह रहा है कि इट वाज फाउंड, ये पाया गया था, दैट ए यूनिक सेटअप ऑफ कंडीशन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन होल। ओजोन होल के लिए एक यूनिक सेटअप रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, ओजोन होल के लिए। आइए हम थोड़ा सा इसकी बात करते हैं, समराइज करके हम आपको देते हैं, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है इसको और इंटरेस्टिंग भी है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इन समर सीजन, ठीक है, समर सीजन की बात कर रहे हैं, ठीक है, गर्मी की ऋतुओं की बात कर रहा है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की अगर बात किया जाए तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड मीथेन रिएक्ट्स विद द क्लोरीन मोनोऑक्साइड एंड क्लोरीन एटम फार्मिंग क्लोरीन सिंक प्रिवेंटिंग मच ओजोन डिप्लेशन वेयर इज इन द विंटर। आइए हम इसको रिएक्शन से बात करते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये जो दो रिएक्शन लिखी हुई हैं, चौथी रिएक्शन और पांचवी रिएक्शन, ये हमारी दोनों रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है, ये हमारे हैं विंटर की, सॉरी समर रीजन की हैं। ठीक है, अगर मैं इन दोनों रिएक्शन की बात करूं तो ये हमारी किसकी हैं, समर की हैं। ठीक है, समर रीजन की हैं। ठीक है, ये समर सीजन की है। इसको मैं थोड़ा सा, ये जो रिएक्शन है वो हमारे समर सीजन की है। ठीक है, आइए हम समर सीजन में क्या कह रहा है कि जो क्लोरीन मोनो ऑक्साइड जो फ्री रेडिकल है वो हमारा NO2 से रिएक्शन करेगा और इस तरीके ClONO2 का फॉर्मेशन करेगा। और वहीं पर क्या कहते हैं, समर सीजन में ही चल रहा है, ये क्लोरीन फ्री रेडिकल जो होगा वो मेथेन से रिएक्शन करेगा और मेथाइल फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करेगा और HCl का फॉर्मेशन करेगा। जैसा कि अभी हम ऊपर पढ़ के आ रहे हैं, आप देखेंगे इन समर सीजन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का मतलब NO2 कह रहा है कि एंड मेथेन और CH4 की बात कर रहा है, रिएक्ट्स विद क्लोरीन मोनोऑक्साइड। क्लोरीन मोनोऑक्साइड से रिएक्शन करेगा चौथी रिएक्शन में और क्लोरीन एटम से क्या कहते हैं पांचवी रिएक्शन में, एंड फॉर्म क्लोरीन सिंक, और क्लोरीन क्या बनाएगा, सिंक बनाएगा, प्रिवेंटिंग मच ओजोन डिप्लेशन, और ये ओजोन लेयर को क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा, ओजोन लेयर को डिप्लेशन को क्या करेगा, रोकेगा। यानी ये बात मैं कह सकता हूँ कि जो हमारे समर सीजन में रिएक्शन होती है, ठीक है, वो क्या करती है, वो डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर को क्या करती है,
रोकती है बाई सिंकिंग ऑफ क्लोरीन, यानी कि क्लोरीन फ्री रेडिकल की सिंक कर लेगा, क्लोरीन को वहाँ से फ्री रेडिकल को वहाँ से हटा लेगा। जब हटा लेगा तो क्लोरीन फ्री रेडिकल ओजोन से रिएक्शन करके इस तरीके से ओजोन का डिप्लेशन नहीं करवा पाएगा। ये बात आपको समझ में आ जाना चाहिए। आइए हम रिएक्शन को फिर से देखेंगे। यानी ये बात क्लियर है कि समर सीजन में क्या होगा, ClO फ्री रेडिकल NO2 से रिएक्शन करेगा, ClO NO2 का फॉर्मेशन किया, यानी क्लोरीन मोनोऑक्साइड फ्री रेडिकल भी क्या कहते हैं इस तरीके से इस्तेमाल हो गया, प्रोडक्ट में ClO NO2 का फॉर्मेशन कर गया। और क्लोरीन फ्री रेडिकल जो कि ओजोन से रिएक्शन करता हो और O2 प्लस ClO फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करता, वो Cl फ्री रेडिकल मीथेन से रिएक्शन करके मेथाइल फ्री रेडिकल और HCl का फॉर्मेशन हो गया। तो एक तरीके से क्लोरीन सिंकिंग ही तो हुई, क्लोरीन पूरी तरीके से समझ लीजिए क्या कहते हैं कैचअप कर लिया गया, पकड़ लिया गया। और अब ये क्या कहते हैं क्लोरीन क्या कहते हैं यहाँ से क्या हो रहा है, गायब किया जा रहा है। यानी इस तरीके से ये बात हम कह सकते हैं कि हमारा डिप्लेशन ऑफ ओजोन को प्रोटेक्ट करने में समर सीजन हमारे लिए सहायक है। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरे रीजन की। अगर मैं बेटा विंटर सीजन की बात करूं, करें स्पेशल टाइप ऑफ क्लाउड आर कॉल्ड पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड। ठीक है, आर फॉर्म ओवर अंटार्कटिका। अंटार्कटिका के ऊपर की अगर बात किया जाए, कह रहा है कि विंटर सीजन में, ठीक है, अगर जाड़ों की अगर बात किया जाए, इस पे सीजन की बात किया जाए तो एक स्पेशल टाइप का क्लाउड बादल बनता है जिसे बोलते हैं पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड का नाम देते हैं, जो कि कहाँ बनता है, अंटार्कटिका के ऊपर बनता है। ठीक है, कह रहे दीज पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड प्रोवाइड सरफेस ऑन व्हिच क्लोरीन नाइट्रेट फॉर्म गेट हाइड्रोलाइज्ड टू फॉर्म हाइपोक्लोरस एसिड। It also reacts with hydrogen chloride produces as per fifth to give the molecular chlorine। यानी ये बात मैं कह सकता हूँ, ध्यान दीजिएगा बेटा, ये जो रिएक्शन है अभी समझ में आएगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये जो रिएक्शन है वो हमारी कब होगी, ये हमारी विंटर सीजन में होगी। ठीक है, कहना ये चाह रहा है कि ClO NO2 जो था, जो कि अभी हमारा ये बना था चौथी वाली रिएक्शन में, रिएक्शन से देखोगे समझ में आएगा क्योंकि उसमें घुमा घुमा के बहुत लिखा है NCERT में। चौथी रिएक्शन में देखोगे तो ClO NO2 का फॉर्मेशन हुआ है, यहाँ पर ये देख रहे हैं आप जहाँ टिक किया मैंने, ये ClO NO2 जो है। अब ये देखिएगा छठी रिएक्शन में देखिए ClO NO2 जो है हमारा, वो क्या है, वाटर से रिएक्शन करके क्या होगा, HOCl और HNO3 में कन्वर्ट हो जा रहा है। ठीक है, और दूसरी बात हमारी ये है कि जो ClO NO2 जो कि चौथी रिएक्शन में बना था, वो दोबारा क्या HCl से भी रिएक्शन करने के बाद हमारा क्लोरीन मॉलिक्यूलर क्लोरीन में कन्वर्ट हो जा रहा है और HNO3 का भी फॉर्मेशन कर रहा है। यानी ये बात कह सकते हैं कि पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड प्रोवाइड सरफेस ऑन व्हिच, ये जो हमारा पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड जो होता है वो सरफेस देता है ऑन व्हिच, जिस पर क्लोरीन नाइट्रेट जो भी ClO NO2 जो है हमारा क्लोरीन नाइट्रेट फॉर्म जो कि चौथे रिएक्शन में बना था, गेट हाइड्रोलाइज कर दिया जाएगा टू फॉर्म हाइपोक्लोरस एसिड। ये हमारा हाइपोक्लोरस एसिड यही है बेटा, ये हमारा हाइपोक्लोरस, यानी वाटर के साथ जब हमारा विंटर रीजन में वाटर के साथ रिएक्शन करने के बाद ये क्लोरीन क्या कहते हैं इस तरीके से जो हमारा क्लोरीन नाइट्रेट था वो हमारा क्लोरीन नाइट्रेट हाइड्रोलाइज हो जाएगा और हाइपोक्लोरस एसिड में बन जाएगा। ठीक है, और जो हमारी आगे की रिएक्शन है, इट आल्सो रिएक्ट विद द हाइड्रोजन क्लोराइड। हाँ, और जो भी क्लोरीन नाइट्रेट जो था वो हमारा क्या होगा, HCl से भी रिएक्शन करेगा और HCl से रिएक्शन करने के बाद हमारा क्या किसका फॉर्मेशन कर देगा, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन का फॉर्मेशन कर देगा, जैसा कि यहाँ पर लिखा है क्या हाइड्रोजन क्लोराइड प्रोड्यूस एज पर रिएक्शन फिफ्थ टू गिव द मॉलिक्यूलर क्लोरीन। अभी और अच्छे से समझ में आएगा, आप घबराइएगा नहीं, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, क्योंकि बहुत ही टेक्निकल है बेटा, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर आ जाइए, इधर देखिए, जब हमारा इस तरीके से क्लोरीन हमारा और HNO3 का फॉर्मेशन हो गया, HOCl का फॉर्मेशन हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब सनलाइट आती है, यानी कि ये विंटर सीजन था, जाड़े का टाइम आ गया, तब वहाँ पर क्या हुआ, वाटर से मुलाकात हुई तो हमारा क्या हो गया, HOCl हाइपोक्लोरस एसिड का फॉर्मेशन हुआ, HNO3 का फॉर्मेशन हुआ। ठीक, लेकिन यही हाइपोक्लोरस एसिड का मतलब ये जो अभी मैंने दिखाया हूँ यहाँ पे, ये जहाँ पर इस तरीके से मैंने गोला किया है, ये हाइपोक्लोरस एसिड जो है ये तो विंटर रीजन में बनी है। लेकिन जैसे ही क्या कहते हैं इस तरीके से सनी क्लाइमेट आएगा, यानी कहने का मतलब सनलाइट आएगी, फिर कह रहा है कि द सनलाइट रिटर्न, जैसे ही बादल हमारा क्या कहते हैं सूर्य वापिस आएगा, यानी कि इस तरीके से क्या कहते हैं
सन निकलेगा, यानी कि बारिश खत्म होगी। कह रहा है कि टू अंटार्कटिका इन द स्प्रिंग रीजन में, ठीक है, अंटार्कटिका में स्प्रिंग रीजन में आप देखेंगे सन वार्मथ ब्रेक अप द क्लाउड एंड HOCl and chlorine are photolyzed by sunlight as given reaction क्या कहते हैं 8th and 9th। ये कहना यही चाह रहा है आपको, मैं थोड़ा सा रिएक्शन से समझाऊंगा तो ज़्यादा समझ में आएगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा। कहने का मतलब इसका ये है बेटा, इस रिएक्शन में देखिएगा जो हमारा HOCl विंटर रीजन में बना था वो हमारा क्या होगा, जब लाइट वापस आएगी, लाइट वापस आने का मतलब पहले जाड़ा था, काफ़ी ज़्यादा क्या कहते हैं इस तरीके से सन नहीं निकला करता था, ठीक है, लेकिन जैसे ही सन आएगा स्प्रिंग रीजन में वैसे ही हमारा क्या होगा, ये ब्रेक होगा HO फ्री रेडिकल में और क्लोरीन फ्री रेडिकल में, और फिर ये क्लोरीन फ्री रेडिकल हमारे लिए घातक हो जाएगा, किसके लिए, ओजोन के डिप्लेशन के लिए। और जो क्लोरीन हमारी मॉलिक्यूलर क्लोरीन थी Cl2 थी, वो स्प्रिंग रीजन में क्या होगा बेटा, वो जब सनी क्लाइमेट आएगा तब ये हमारा क्या होगा, यानी क्लोरीन Cl2 ब्रेक होगा और क्लोरीन फ्री रेडिकल के में ये भी क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। यानी ये बात मैं बोल सकता हूँ आपसे कि ये जो रिएक्शन हो रही है, ये रिएक्शन कौन सी सीजन में हो रही है बेटा, स्प्रिंग सीजन में हो रही है। क्या स्प्रिंग सीजन में हो रही है, ये स्प्रिंग सीजन में हो रही है। अब ये स्प्रिंग, और इससे पहले वाली जो थी क्या थी बेटा, वो विंटर रीजन में थी, उससे पहले वाली क्या थी, वो समर रीजन में थी। इसका मतलब ये बात है कि डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर जो होता है सबसे ज़्यादा कहाँ पर, कौन से सीजन में होता है, स्प्रिंग सीजन की बात कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। इस तरीके से हमने आपको समराइज कर दिया। अब यहाँ पर आप देखेंगे द क्लोरीन रेडिकल, जो क्लोरीन फ्री रेडिकल थस फॉर्म इनिशिएट द चेन रिएक्शन फॉर ओजोन डिप्लेशन एज डिस्क्राइब्ड अर्लियर। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये क्लोरीन फ्री रेडिकल जो हमारा बना हुआ है, ये क्लोरीन फ्री रेडिकल और ये क्लोरीन फ्री रेडिकल जो होगा हमारी, जैसा कि मैंने पहले शुरुआत में अभी हम जब बता रहे थे कि ओजोन हमारा क्लोरीन फ्री रेडिकल से रिएक्शन करके O2 और येलो फ्री रेडिकल में कन्वर्ट होता था, ClO फ्री रेडिकल फिर के हमारा क्या कहते हैं O से रिएक्शन करके Cl फ्री रेडिकल और O2 में कन्वर्ट हुआ करता था। ये क्लोरीन फ्री रेडिकल बनता रहेगा और ओजोन का डिप्लेशन होता रहेगा। यानी कहने का मतलब ये स्प्रिंग रीजन में इस तरीके की रिएक्शन होती है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ये बताइए जब डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर होती है तो स्प्रिंग रीजन में कौन सी रिएक्शन पॉसिबल होती है, और समर सीजन में कौन सी पॉसिबल होती है, कौन सी होती है रिएक्शन, और विंटर में क्या होती है। तो ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा इसको याद कर लीजिएगा बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है रिएक्शन, ठीक। आइए फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं। इफेक्ट ऑफ डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, यानी कि इस ओजोन लेयर के डिप्लेशन का हमारे ऊपर इफेक्ट क्या होगा, इफेक्ट ऑफ डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, ठीक है। आइए हम बात करते हैं। विद द डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, विद द डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर मोर अल्ट्रावायलेट, जब भी ओजोन लेयर का डिप्लेशन होगा बेटा क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा अल्ट्रावायलेट रेडिएशन क्या होंगी, फिल्टर होकर के स्ट्रेटोस्फीयर से कहाँ आएंगी, ट्रोपोस्फीयर में आएंगी। ये बात आपको पता है, ठीक है। स्ट्रेटोस्फीयर हमारा ऊपर है, स्ट्रेटोस्फीयर हमारे जस्ट नज़दीक वाला जिस हम एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं वो हमारा ट्रोपोस्फीयर ही है। और ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन लीड टू एजिंग ऑफ स्किन, ठीक है। ये यहीं से क्वेश्चन शुरू हो जाएगा कि हमारे डिप्लेशन ऑफ ओजोन से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। तो एजिंग ऑफ स्किन, यानी कि क्या कहते हैं, स्किन में क्या हो जाएगा, बुढ़ापा आ जाएगा, झुर्रियां पड़ जाएंगी, ठीक है। इस तरीके से जैसे बूढ़ों लोगों में होती है उस तरीके की स्किन हो जाएगी। कैटरैक्ट हो जाएगी, मोतियाबिंद की बात कर रहे हैं बेटा। सनबर्न, इस तरीके से स्किन कैंसर का जस्ट पहले का रूप होता है, ठीक है। सनबर्न हो जाए, सनबर्निंग होगी और स्किन कैंसर होगा। और कह रहा है किलिंग ऑफ मेनी फाइटोप्लैंक्टन की बात कर सकते हैं, बहुत सारे फाइटोप्लैंक्टन हमारे क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। डैमेज ऑफ द फिश प्रोडक्टिविटी, और हमारी फिश की प्रोडक्टिविटी पर भी को भी ये क्या कर देगा, डैमेज कर देगा, कौन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ओजोन शील्ड हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। इस बात को ख्याल रखिएगा। अच्छा, इसको याद रखिएगा, क्या, एजिंग ऑफ स्किन, कैटरैक्ट हो गया, सनबर्न हो गया, स्किन कैंसर, किलिंग ऑफ मेनी फाइटोप्लैंक्टन, डैमेज ऑफ फिश प्रोडक्टिविटी, ठीक। आइए आगे बात करते हैं हम लोग। आगे बात करेंगे यहाँ पर, कह रहा है इट हैज आल्सो बीन रिपोर्टेड दैट प्लांट प्रोटीन गेट इजिली अफेक्टेड बाई अल्ट्रावायलेट रेडिएशन व्हिच लीड टू हार्मफुल म्यूटेशन ऑफ सेल। यानी अल्टीमेटली ये हमारे प्लांट की अगर प्रोटीन की बात किया जाए
तो प्लांट प्रोटीन भी इसके द्वारा अफेक्ट की जाएगी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के द्वारा, जो कि इतना हार्मफुल होता है कि हमारे क्या कहते हैं प्लांट की सेल्स में क्या होगी यहाँ पर म्यूटेशन तक क्रिएट कर देगा, म्यूटेशन भी काज कर देगा बेटा, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं, इट आल्सो इंक्रीज इवापोरेशन ऑफ सरफेस वाटर थ्रू द स्टोमेटा ऑफ द लीव्स एंड डिक्रीज द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ सॉइल। यानी ये बात हम बात कर दें, आप कह दें आपको कि ये क्या करेगा, ये जो हमारी लीव्स की स्टोमेटा होती हैं, स्टोमेटा ऑफ लीव्स, आप लोगों ने आप बॉटनी में पढ़ा होगा, ठीक है, उसमें इवापोरेशन को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। इट आल्सो इंक्रीज इवापोरेशन ऑफ सरफेस वाटर थ्रू द स्टोमेटा लीव्स एंड डिक्रीजेज। जब स्टोमेटा ऑफ लीव्स के थ्रू ये क्या कहते हैं इवापोरेशन बेटा ज़्यादा होगा तो हमारे सॉइल की मॉइस्चर अल्टीमेटली क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। वही कह रहा है डिक्रीजेज द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ सॉइल। अब स्टोमेटा के थ्रू पानी अगर हमारा इवापोरेट ज़्यादा होगा तो 100% हमारे क्या कहते ये पानी आ कहाँ से रहा है, सॉइल से ही तो आ रहा है तो क्या होगा, मॉइस्चर हो जाए, जो कंटेंट होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा बेटा, ठीक। आगे बात करते हैं, इंक्रीज इन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन डैमेज पेंट फाइबर काजिंग देम टू फेड फास्टर। इसका मतलब ये है कि अगर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन अगर बढ़ता है तो ये डैमेज कर देगा किसको, पेंट को, पेंट जहाँ पेंटिंग हुई होगी उसको भी खराब कर देगा, फाइबर को, काजिंग द फेड फास्टर, इन लोगों को क्या करेगा, इन फेड फास्टर का मतलब ये हो उसकी चमक धमक जो होगी वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे बेटा वाटर पॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा, वाटर पॉल्यूशन। फिलहाल हमारा इस तरीके से डिप्लेशन की बात किया, स्ट्रेटोस्फेरिक पॉल्यूशन बेटा हमारा खत्म हो गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे वाटर पॉल्यूशन, फिलहाल आगे बात करते हैं वाटर पॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। वाटर इज इसेंशियल फॉर लाइफ। जो हमारा वाटर है वो हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, इसेंशियल है। विदाउट वाटर देयर वुड बी नो लाइफ। ये आपको पता है जल ही क्या है बेटा, जीवन है, ठीक है। विदाउट वाटर वुड बी देयर वुड बी नो लाइफ, यानी जल के बिना जीवन संभव नहीं है। वी यूजुअली टेक वाटर एज ए ग्रांटेड फॉर इट प्योरिटी, ठीक है। हम प्रायः क्या करते हैं बेटा, पानी को क्या कह देते हैं कि ये पूरी तरीके से प्योर है, यानी प्योर होने की पूरी गारंटी हम ले लेते हैं। बट वी मस्ट इंश्योर दैट द क्वालिटी ऑफ वाटर, लेकिन हमें पानी की क्वालिटी के बारे में सुनिश्चित हो जाना चाहिए, ठीक है। आइए फिलहाल इसके बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं, जो मेन पॉइंट है बेटा। वैसे भी पॉल्यूशन ऑफ द वाटर ओरिजिनेट फ्रॉम ह्यूमन एक्टिविटी, ये बात सबको पता है कि जितनी भी गंदगी फैलाते हैं हम ही ह्यूमन लोग फैलाते हैं, ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से होती है ऐसी, ठीक है, पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन। और उसके बाद क्या है, अगर बात किया जाए थ्रू डिफरेंट पाथ, बहुत सारे तब पाथ है जिसके थ्रू पॉल्यूशन रीचेस सरफेस और ग्राउंड वाटर, ठीक है। पॉल्यूशन हमारा सरफेस या ग्राउंड वाटर तक पहुंच जाता है। इजीली आइडेंटिफाई, यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हमारे पॉइंट ये याद करने के पॉइंट हैं, जो कि हमारे क्या कहते हैं इस तरीके से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारा इंपॉर्टेंट है उसके बारे में हम बात करते हैं। ईजिली आइडेंटिफाइड सोर्स और प्लेस ऑफ पॉल्यूशन आर कॉल्ड, क्या बोलोगे, पॉइंट सोर्स, ठीक है। पॉइंट सोर्स उसे बोलते हैं यानी जहाँ पर बड़े ही आसानी से दिख जाए गंदगी, ठीक है, उसे बोलते हैं पॉइंट सोर्सेज। यानी इजीली आइडेंटिफाइड सोर्स और प्लेस ऑफ पॉल्यूशन इज कॉल्ड पॉइंट सोर्स, ठीक, याद किया, इजीली बड़े ही आसानी से, ठीक है, ऐसी जगह या ऐसा ही क्या कहते हैं स्रोत मिल जाए जहाँ से पॉल्यूशन होता हुआ दिखे कि यहाँ से पॉल्यूशन हो रहा है, उसे बोलते हैं पॉइंट सोर्स। जैसा कि अगर मैं एग्जाम्पल दूँ तो म्यूनिसिपल्स की बात कर लिया जाए बेटा, ठीक है, इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज की बात कर लिया जाए, डिस्चार्ज पाइप की बात कर लिया जाए, म्यूनिसिपल और इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज पाइप, इसको सब ऐसी चीज़ों को देख करके हम बता सकते हैं कि यहाँ से इससे क्या हो रहा है, पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है। यानी कि जो भी इजीली आइडेंटिफाइड सोर्स और प्लेस ऑफ पॉल्यूशन इज कॉल्ड, क्या बोलोगे बेटा, पॉइंट सोर्स, ठीक है। आगे बात करते हैं वेयर पॉल्यूटेंट इंटर द वाटर सोर्स, ठीक है, ये पॉल्यूटेंट हमारे क्या होते हैं, इस वाटर सोर्स में क्या कर जाते हैं, इंटर कर जाते हैं, ठीक है। ये सारी बातें हो गई। अब हम बात करते हैं नॉन पॉइंट सोर्स क्या होते हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा। नॉन पॉइंट सोर्स का मतलब ये होता है कि ऐसे
सोर्स ऑफ पॉल्यूशन, जो कि क्या कहते हैं वो बड़े आसानी से कैन नॉट बी इजीली आइडेंटिफाइड, यानी नॉन पॉइंट सोर्स ऑफ पॉल्यूशन और दोज वेयर ए सोर्स ऑफ पॉल्यूशन कैन नॉट बी इजीली आइडेंटिफाइड, जहाँ पर सोर्स ऑफ पॉल्यूशन आसानी से इजीली आइडेंटिफाइड ना होता हो उसे बोलते हैं नॉन पॉइंट सोर्सेज। ठीक है, ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहा हूँ मैं, नॉन पॉइंट सोर्सेज। नॉन पॉइंट सोर्सेज एक साथ में लिखा है, समझ में नहीं आता बेटा, ध्यान दीजिएगा। जैसे एग्जाम्पल की बात अगर हम करें, नॉन पॉइंट सोर्स के एग्जाम्पल की बात किया जाए तो एग्रीकल्चरल रन ऑफ, यानी एग्रीकल्चरल रन ऑफ की बात कर लिया जाए, जैसे फार्म फ्रॉम फार्म की बात कर लिया जाए, एनिमल की बात कर लिया जाए, एनिमल्स से जो भी क्या कहते हैं इस तरीके से गंदगी होती है, क्रॉप लैंड जो हमारे खेतों से इस तरीके से जो भी हमारा पॉल्यूशन क्रिएट होता है, ये सब चीज़ें हमें आसानी से दिखता नहीं है। क्रॉप लैंड की बात कर लिया जाए, एग्रीकल्चर रन ऑफ से देख लिया जाए, ठीक है, फार्म या एनिमल की बात कर लिया जाए, इन लोगों की अगर बात किया जाए तो ये सब जो हमारे पॉल्यूशन है वो हमें आसानी से दिखते नहीं हैं। ठीक है, और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे एसिड रेन, हमें नहीं पता चलता कि एसिड रेन हो रही है कि नॉर्मल रेन हो रही है। ठीक है, स्टार्म वाटर ड्रेनेज की बात कर लिया जाए, इसको भी हम देख करके नहीं बता सकते। फ्रॉम स्ट्रीट पार्किंग लॉट्स एंड लॉन, यानी ये सारे एग्जाम्पल जो हमने बताया है, ये सारे के सारे एग्जाम्पल हमारे कौन है, नॉन पॉइंट सोर्स के एग्जाम्पल हैं। बेटा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कुछ भी इस तरीके से लगता है कि कुछ है नहीं, लेकिन जब क्वेश्चन बन के आएगा तब समझ में अच्छी से आएगा बेटा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आगे बात करते हैं फिलहाल हाँ बेटा, हम लोग बात करते हैं काजेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन। ठीक है, वाटर पॉल्यूशन को काज करने वाले कारक। ठीक है, हम सबसे पहले बात करेंगे पैथोजन की बात कर लिया जाए बेटा। मोस्ट सीरियस वाटर पॉल्यूटेंट आर द डिजीज काचिंग एजेंट कॉल्ड पैथोजन, यानी कि सबसे मोस्ट सीरियस वाटर पॉल्यूटेंट जो होते हैं वो डिजीज काजिंग एजेंट होते हैं, जिन्हें हम क्या नाम देते हैं, पैथोजन नाम देते हैं। अगर हम पैथोजन की अगर बात किया जाए तो पैथोजन क्या के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं बेटा। पैथोजन जो होता है वो बैक्टीरिया की बात कर सकते हैं या अन्य ऑर्गेनिज्म की बात कर सकते हैं जो कि हमारे पानी में इंटर कर जाते हैं। ठीक है, फ्रॉम डोमेस्टिक, अगर सीवेज की अगर बात किया जाए, या एनिमल एक्सक्रेटा के जरिए। ठीक है, एक एग्जाम्पल एनसीईआरटी देता है बेटा, क्या ह्यूमन एक्सक्रेटा जो होता है वो रखता है बैक्टीरिया एस्चेरिचिया कोलाई एंड स्ट्रेप्टोकोकस फिकैलिस। ये स्ट्रेप्टोकोकस फिकैलिस और एस्चेरिचिया कोलाई हमारा जो बैक्टीरिया होता है वो कहाँ पर पाया जाता है, ह्यूमन एक्सक्रेटा में पाया जाता है, जो कि कौन सी डिजीज़ काज करता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज़ काज करता है बेटा। ठीक है, कौन सी डिजीज़ काज करता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज़, यानी कि पेट की प्रॉब्लम को क्रिएट करता है। ठीक है, इसे बोलते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज़। ठीक, अब हम आगे बात करते हैं ऑर्गेनिक वेस्टेज की बात करते हैं। ऑर्गेनिक वेस्ट में हमारा क्या है, ऑर्गेनिक वेस्टेज में अगर देखा जाए तब द अदर मेजर वाटर पॉल्यूटेंट इज द ऑर्गेनिक मैटर। अन्य जो वाटर पॉल्यूटेंट है वो कौन है बेटा, वो हमारा ऑर्गेनिक मैटर है। जैसे कि अगर हम आपसे बात करें तो लीव्स, जो पत्तियों की बात कर लिया जाए, सड़ गल जाती हैं, ग्रासेस ट्रेसेस की बात कर लिया जाए, ये सब क्या होती हैं, और ये सब ऑर्गेनिक मैटर हैं। ये सब पानी के साथ मिल करके सड़ गल करके क्या होती हैं, पानी को क्या कर देती हैं, पॉल्यूट कर देती हैं। ठीक है, अब हम बात कर सकते हैं एक्सेस फाइटोप्लैंक्टन ग्रोथ विद इन द वाटर इज आल्सो काजेज द वाटर पॉल्यूशन, यानी जब भी क्या कहते हैं ऑर्गेनिक मैटर हमारे पानी में आएगा तो उसके बाद क्या होगा, फाइटोप्लैंक्टन की बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगी, जिससे क्या होगा, हमारा पानी क्या हो जाएगा, पॉल्यूट हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं दीज वेस्टेज आर बायोडिग्रेडेबल। फिलहाल ये जो जितनी भी वेस्टेज होती हैं वो क्या होती हैं, बायोडिग्रेडेबल होती हैं, यानी बैक्टीरिया के द्वारा इस तरीके से इसको डिग्रेड किया जा सकता है, ख़त्म किया जा सकता है। ठीक है, आगे बात करते हैं लार्ज पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन वाटर। ठीक है, वही बायोडिग्रेडेबल का मतलब यही हुआ कि जितने भी क्या कहते हैं जो बैक्टीरिया होती हैं हमारे, वो ऑर्गेनिक मैटर को पानी के अंदर डिकम्पोज कर देती हैं, लेकिन इसके बदले में क्या करती हैं, दे कंज्यूम ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। लेकिन इसके बदले में जितनी जो भी ऑक्सीजन होती है पानी के अंदर डिजॉल्व होती है, उसको ये क्या कर लेते हैं, बैक्टीरिया लोग जो होते हैं वो कंज्यूम कर लेंगे। ठीक है, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन
दैट वाटर कैन होल्ड इन द सोल्यूशन इज लिमिटेड। ठीक है, ये बात आपको पता होना चाहिए कि जो ऑक्सीजन का अमाउंट होता है, जो पानी के अंदर जो होल्ड अप किया रहता है ऑक्सीजन, वो किसी भी सोल्यूशन में क्या होता है बेटा, लिमिटेड होता है। ठीक है, अगर हम आपसे बात करें इस तरीके से, अगर हम बात करें तो जो हमारा कोल्ड वाटर होता है, जो ठंडा पानी होता है, उसमें जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन होती है कैन रीच ए कंसंट्रेशन अप टू 10 ppm। ये क्वेश्चन आपको याद करना ज़रूरी है कि जो हमारे कोल्ड वाटर में डिज़ोल्व ऑक्सीजन होती है वो कितना होती है बेटा, 10 ppm होती है, 10 पार्ट्स पर मिलियन होती है। ठीक है, वेयर एज ऑक्सीजन इन एयर, ये कहाँ की बात है, ये डिज़ोल्व ऑक्सीजन, यानी कि पानी के अंदर जो ऑक्सीजन डिज़ोल्व होती है कोल्ड वाटर में वो 10 ppm होती है। वेयर एज ऑक्सीजन इन एयर, जबकि अगर मैं एयर की अगर मैं बात कर लूँ बेटा, अगर मैं एयर की बात कर लूँ तो एयर में जो हमारा ऑक्सीजन जो डिज़ोल्व होगी वो कितनी होती है, 2 लाख ppm होती है। इसी वजह से हमें ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए कुदरत ने एटमॉस्फेयर में, हमारे इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन के कंसंट्रेशन को बहुत ज़्यादा इस तरीके से बैलेंस करके रखा है। ठीक है, 2 लाख ppm ऑक्सीजन होती है हमारे एयर में, हवा में, और हमारे वाटर में इस तरीके से अगर बात की जाए तो कितना होता है, कोल्ड वाटर में 10 ppm होती है बेटा। ठीक है, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं इसको। आगे बात करते हैं, दैट इज वाई इवन ए मॉडरेट अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इवन व्हेन डिकम्पोज वाटर कैन डिप्लेट द वाटर ऑफ इट्स डिजॉल्व ऑक्सीजन। यानी ये कहना ये चाह रहा है कि अगर थोड़ा भी, अगर मॉडरेट अमाउंट में भी अगर ऑर्गेनिक मैटर अगर पानी में मिल गया तो वो उसको डिकम्पोज करने के लिए बैक्टीरिया उसकी जितनी भी ऑक्सीजन होगी पानी के अंदर उसको क्या कर लेगी, डिकम्पोज कर देगी। ठीक है, और किस लिए, जिससे कि वो बायोडिग्रेडेबल कंडीशन में क्या हो जाएगी, वो डिजॉल्व ऑक्सीजन वहाँ से डिप्लीट हो जाएगी, यानी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, आगे बात करते हैं, एक पॉइंट और भी है, कंसंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एक्वेटिक लाइफ। ये बात थोड़ा सा आपको याद करने की ज़रूरत है। अभी इसको मैं थोड़ा सा पैराग्राफ बाद में बात करते हैं बेटा, पहले हम बात कर लेते हैं कंसंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन। जो डिजॉल्व ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन होता है वो जो होता है वो किसी भी एक्वेटिक जीव जंतु के लिए जो भी होता है बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, इम्पॉर्टेंट होता है। यानी एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, आप इसको थोड़ा सा इस तरीके से हाईलाइट करेंगे। क्या हाईलाइट करेंगे बेटा, कि अगर हम ये कह सकते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन वाटर इज बिलो 6 ppm, अगर कंसंट्रेशन डिजॉल्व ऑक्सीजन का 6 ppm से क्या हो जाए बेटा, कम हो जाए, तब क्या होगा, क्या कह रहा है, द ग्रोथ ऑफ फिश गेट्स इनहिबिटेड। तब ग्रोथ की जो हम जो क्या कहते हैं, जो फिश की जो ग्रोथ होती है वो क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। ठीक है, आगे बात करते हैं, ऑक्सीजन रीचेज वाटर आइदर थ्रू एटमॉस्फेयर और फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, कैरीड आउट बाय मेनी एक्वेटिक ग्रीन प्लांट ड्यूरिंग डे नाइट। ठीक है, ये सब चीज़ें याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक पॉइंट यहाँ पर, एक दो पॉइंट, ये बात थोड़ा सा एक क्वेश्चन था बेटा, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, बस थोड़ा सा सॉर्ट आउट करके हम बताएंगे इसको, कि कंसंट्रेशन डिजॉल्व ऑक्सीजन की 6 ppm से अगर कम हो जाए तो ग्रोथ ऑफ फिश जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, इनहिबिट हो जाएगी, रुक जाएगी। ठीक है, आगे बात करते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पर भी है बेटा, द डिजॉल्व ऑक्सीजन इज आल्सो यूज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू ऑक्सीडाइज ऑर्गेनिक मैटर। ये बात तो अभी मैंने बताया ही कि बायोडिग्रेडेबल होते हैं जो भी हमारे ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, उसी के बारे में बात करना चाह रहा है। डिजॉल्व ऑक्सीजन जो होती है इज आल्सो यूज बाय माइक्रो, ये डिजॉल्व ऑक्सीजन किसके द्वारा यूज की जाती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा की जाती है, टू ऑक्सीडाइज ऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीडाइज करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस डिजॉल्व ऑक्सीजन को क्या करता है, यूज करता है। ठीक है, आगे बात करते हैं, ये सारी चीज़ें हो गई। अब हम थोड़ा सा इस पैराग्राफ को हल्का सा इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है बीओडी क्या चीज़ होती है, इसके बारे में थोड़ा सा हम आपको बता दें। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय बैक्टीरिया टू ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन सर्टेन वॉल्यूम ऑफ सैंपल ऑफ वाटर इज कॉल्ड बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हम बात कर रहे हैं, ये डिफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय बैक्टीरिया के द्वारा जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है टू ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक मैटर के ब्रेक डाउन के लिए। ठीक है, सर्टेन वॉल्यूम ऑफ सैंपल ऑफ वाटर। ठीक है, सर्टेन वॉल्यूम ऑफ सैंपल ऑफ वाटर की बात कर लिया जाए
इसी को क्या बोलते हैं बेटा, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक, ध्यान दीजिएगा, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, कितना अमाउंट ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है बैक्टीरिया के द्वारा किसी ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करने के लिए किसी सर्टेन वॉल्यूम ऑफ वाटर में। ठीक है, आगे बात करते हैं। इसी को बोलते हैं शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं बेटा, बीओडी भी बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, बीओडी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बेटा। ठीक है, द अमाउंट ऑफ बीओडी इन वाटर इज मेजर्ड ऑफ द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन द वाटर। यानी ये बात मैं बोल सकता हूँ कि अमाउंट ऑफ बीओडी, जो बीओडी का जो अमाउंट होता है किसी भी वाटर में, इज़ ए मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल इन द वाटर। यानी कि बीओडी जितनी होगी पानी के अंदर, वो ये दर्शाएगी कि उस पानी के अंदर ऑर्गेनिक मैटर कितना है, इन टर्म ऑफ हाउ मच वाटर विल बी रिक्वायर्ड टू ब्रेक इट डाउन बायोलॉजिकली। यानी कि हाउ मच ऑक्सीजन, कितनी ऑक्सीजन ज़रूरत पड़ेगी, विल रिक्वायर्ड टू ब्रेक डाउन बायोलॉजिकली। यानी ये बात ये कहना चाह रहा है कि किसी भी क्या कहते हैं पानी के अंदर बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बीओडी की अगर बात किया जाए, ये दर्शाएगी कि वो पानी कितना क्या है, पॉल्यूटेड है, कितना उसमें ऑर्गेनिक मैटर है। ठीक है, जितना ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा उतनी ज़्यादा बीओडी क्या कहते हैं कम होगी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, जितनी भी क्या कहते हैं ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होगा उतना ही बीओडी क्या होगी उसकी ज़्यादा होगी, मतलब बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होगी, ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन जितनी होगी वो उतनी ही बैक्टीरिया ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके उस ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज, ब्रेक डाउन कर सकेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं बेटा। अगर हम बात करते हैं, यहाँ एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, क्लीन वाटर है कह रहा है वुड है बीओडी वैल्यू लेस देन 5। यानी ये बात मैं कह सकता हूँ कि क्लीन वाटर जो होता है, जो एकदम साफ़ पानी जो होता है, उसकी बीओडी जो वैल्यू होती है वो लेस देन 5 ppm होती है। यानी कि 5 ppm से क्या होती है उसकी बीओडी क्या होती है, अगर मैं क्लीन वाटर की अगर मैं बात करूं बेटा तो बीओडी वैल्यू जो होती है वो लेस देन 5 ppm होती है। लेकिन अगर हमने बताया अगर हाईली पॉल्यूटेड वाटर है तो उसकी बीओडी जो होगी वो क्या होगी, 17 ppm हो सकती है या 17 ppm से भी ज़्यादा हो सकती है। ध्यान दीजिएगा, वही बात कहना, इसका मतलब अभी मैंने जो बोला था कि जितना ज़्यादा बीओडी उतना ज़्यादा पानी क्या होगा, पॉल्यूटेड। ठीक है, यानी ये बात मैं बोल सकता हूँ बीओडी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑर्गेनिक मैटर। जितना ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर पानी के अंदर होगा उतना ही उस पानी की क्या होगी, बीओडी ज़्यादा होगी। बीओडी ज़्यादा का मतलब क्या, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होगी, ज़्यादा होगी। आपके सामने ही है, हाईली पॉल्यूटेड वाटर की बीओडी कितनी होती है, 17 ppm या इससे भी ज़्यादा हो सकती है बेटा। और लेकिन और जो हमारा क्या कहते हैं क्लीन वाटर है उसकी बीओडी कितनी है, लेस देन 5 ppm। ठीक, ये सारी चीज़ें हो गई। अब हम बात करते हैं केमिकल पॉल्यूटेंट की बात करने जा रहे हैं हम लोग। अगर मैं केमिकल पॉल्यूटेंट की अगर मैं बात करूं तो केमिकल पॉल्यूटेंट में कौन कौन से आते हैं इसके बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं। आइए, एज वी नो दैट वाटर इज ए एक्सीलेंट सॉल्वेंट। ये सबको पता है बेटा कि जैसा कि हमें पता है कि वाटर क्या होता है, एक्सीलेंट सॉल्वेंट होता है। वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक केमिकल्स दैट इंक्लूड्स हैवी मेटल। ठीक है, इसमें हैवी मेटल्स आते हैं। ठीक है, केमिकल सच एज कैडमियम, मरकरी, निकिल ईटीसी कॉन्स्टिट्यूट एन इम्पॉर्टेंट क्लास ऑफ पॉल्यूटेंट। ये भी एक क्या होते हैं, अगर हमारे पानी के अंदर ये सारे इस तरीके से क्या कहते हैं मेटल्स हैं तो वो भी क्या है, ये भी क्या होगा, इस एज ए पॉल्यूटिंग एजेंट यानी पॉल्यूटेंट के तरीके काम करेगा। ठीक है, अगर आगे बात करते हैं हम, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ऑल दीज मेटल्स आर डेंजरस टू ह्यूमन बींग। ठीक है, ह्यूमन बींग के लिए ये क्या होते हैं, ये जितने भी मेटल क्या हमने नाम लिया ये क्या होते हैं, डेंजरस होते हैं फॉर ह्यूमन बिकॉज और बॉडी कैन नॉट। इसका रीज़न ये है बेटा, ध्यान दीजिएगा कि हमारी बॉडी ये कैडमियम, मरकरी, निकिल को एक्सक्रीट नहीं कर पाती, यानी यूरिन के थ्रू उसको बाहर नहीं कर पाती। ठीक है, ओवर द टाइम इट क्रॉसेस द टॉलरेंस लिमिट। ठीक है, एक लिमिट तक क्या करता है, ये टॉलरेट करती रहती है बॉडी। ये दीज मेटल कैन बी डैमेज किडनी, उसके बाद क्या कर सकती है, ये डैमेज कर सकती है बेटा किडनी को। ठीक है, डैमेज बोल सकते हैं बेटा, किडनी को डैमेज कर सकता है। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी डैमेज कर सकता है, ध्यान दीजिएगा।
सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, लीवर को, ईटीसी, ठीक है, इस तरीके से बात कर सकते हैं। यानी ओवर द टाइम इट क्रॉसेस द टॉलरेंस लिमिट। टॉलरेंस लिमिट का मतलब ये होता है कि एक लिमिट तक तो ये हमारी बॉडी क्या कहते हैं इसको टॉलरेट कर जाएगी, लेकिन जब इसकी टॉलरेंस लेवल अगर क्या हुई क्रॉस कर गई तो दीज मेटल कैन काजेज, ये मेटल क्या काज कर सकते हैं, डैमेज किडनी को डैमेज कर सकते हैं, सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डैमेज कर सकते हैं, लीवर को भी डैमेज कर सकते हैं बेटा, ठीक है। अब हम लोग आगे बात करते हैं, थोड़ा सा आगे भी बात कर लेते हैं। ये सारी चीज़ें हो गई, अब इसमें कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं, आगे हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट आउट करके पढ़ेंगे क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है नहीं। थोड़ा सा एक पॉइंट और भी देख लेते हैं। द ऑर्गेनिक केमिकल्स आर अनदर ग्रुप ऑफ सब्सटेंस दैट आर फॉर्म इन द पॉल्यूटेड वाटर। पेट्रोलियम प्रोडक्ट पॉल्यूट मेनी सोर्सेज। यस, यहाँ से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट होते हैं वो पॉल्यूट करते हैं मेनी सोर्सेज ऑफ वाटर, जैसे कि मेजर ऑयल स्पिल्स की बात कर ली जाए, ओशियन, जो ओशियन में समुद्र में जो ऑयल स्पिल्स होती हैं वो भी हमारे पानी को क्या करती हैं बेटा, पॉल्यूट करती हैं, ठीक है, ये भी बात कर सकते हैं। कुछ और भी पॉइंट हैं, वेरियस इंडस्ट्रियल केमिकल, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे इंडस्ट्रियल केमिकल्स होते हैं बेटा, ठीक है, जैसे कि अगर बात किया जाए पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल, जिसको हम पीसीबीएस के नाम से जानते हैं, पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल्स, पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल्स व्हिच आर यूज्ड एज क्लीनिंजिंग एजेंट, जिसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, क्लीनिंजिंग मतलब कि सफाई के एज ए क्लीनिंग सॉल्वेंट के तरीके इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, डिटर्जेंट में भी इस्तेमाल किया जाता है और फर्टिलाइज़र में ऐड टू द लिस्ट ऑफ द वाटर पॉल्यूटेंट। ये भी पीसीबीएस जो होता है ये भी हमारा एज ए क्या करेगा, एज ए वाटर पॉल्यूटेंट की तरीके काम करता है, ठीक है। पीसीबीएस आर सस्पेक्टेड टू द कार्सिनोजेनिक। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि जो ये पीसीबीएस जो होता है वो हमारा क्या होता है बेटा, कार्सिनोजेनिक होता है। कैसा होता है, कैंसर काज करता है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है भी फिलहाल। वेरियस इंडस्ट्रियल केमिकल, कुछ इंडस्ट्रियल केमिकल्स होते हैं जैसे जिसको नाम देते हैं पीसीबीएस, पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल्स व्हिच आर यूज्ड एज क्लीनिंजिंग सॉल्वेंट, क्लीनिंजिंग सॉल्वेंट के तरीके, डिटर्जेंट के तरीके और फर्टिलाइज़र में भी इस्तेमाल किया जाता है, जो कि क्या होते हैं, वाटर पॉल्यूटेंट होते हैं, और जो ये सस्पेक्टेड होते हैं किसके लिए, कार्सिनोजेनिक, ये माना जाता है कि ये कैंसर भी काज कर सकते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, इस तरीके से सारी बातें हो गई। Nowadays मोस्ट ऑफ डिटर्जेंट अवेलेबल आर बायोडिग्रेडेबल। ये बात अपना खुद कह रहा है कि आजकल के दिनों में बहुत सारे डिटर्जेंट ऐसे भी आ गए हैं जो कि कैसे हैं बेटा, बायोडिग्रेडेबल हैं, ठीक है, जिन्हें बैक्टीरिया क्या करता है, डिग्रेड करके ख़त्म कर देता है, ठीक है। हाउएवर देयर यूज कैन क्रिएट अदर प्रॉब्लम, लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम ये भी क्रिएट करते हैं जो बायोडिग्रेडेबल वाले भी होते हैं, ठीक है। द बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिग्रेडिंग द बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट फीड ऑन इट्स ग्रो रैपिडली, ठीक है, वाइल ग्रोइंग दे मे यूज अब ऑल ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। यानी ये बात है कि अगर हम बायोडिग्रेडेबल अगर डिटर्जेंट का भी इस्तेमाल करते हैं तो बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट हमारे वाटर में जाएगा और वहाँ पे क्या होगा, बैक्टीरिया उसको क्या करेगा, डिकम्पोज करेगा। जब डिकम्पोज करेगा तो हमारे वाटर का कुछ नहीं करेगा, तो ऑक्सीजन का तो इस्तेमाल करेगा। वही बात कहना चाह रहा है। आगे बात करते हैं, दे लेक द ऑक्सीजन किल्स द अदर फॉर्म ऑफ एक्वाटिक लाइफ। यानी कि इस तरीके से अगर वो ऑक्सीजन का इस्तेमाल करेंगे तो ऑक्सीजन की कमी होगी, ऑक्सीजन की कमी होने से क्या होगी, एक्वाटिक लाइफ जैसे कि फिशेज और प्लांट जो भी होंगे वो क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं, थोड़ा सा एक दो पॉइंट और भी हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। फर्टिलाइजर कंटेन फास्फेट एज एडिटिव। ये बात आपको मालूम होना चाहिए, फर्टिलाइजर में क्या होता है, फास्फेट एज ए एडिटिव की तरीके मिलाया जाता है, अलग से इस तरीके से मिलाया जाता है। लेकिन इसका दिक्कत क्या होती है, ये एडिटिव जो होते हैं वो क्या करते हैं बेटा, वो ग्रोथ करवाते हैं एल्गी का, ठीक है। द एडिशन ऑफ द फास्फेट इन द वाटर इनहेंस एल्गी ग्रोथ, ठीक है। जब भी फास्फेट का क्या होगा, फास्फेट हमारा पानी में आएगा, आने से क्या होगा, वहाँ पर क्या होगा, ग्रोथ होगी किसकी, एल्गी की, बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगी। और क्या कह रहा है, कवर द सरफेस एंड रिड्यूस द ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इन वाटर, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम अपने इस तरीके से अगर बात किया जाए
तो फर्टिलाइज़र में अगर हमने फास्फेट मिला दिया तो ये फास्फेट वाटर में जाएंगे और फास्फेट में वाटर के जाने से क्या होता है, एल्गी का ग्रोथ होगा। सच प्रोफ्यूज ग्रोथ ऑफ एल्गी कवर द सरफेस वाटर को कवर कर लेंगे और रिड्यूसेस द ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, और वाटर के कंसंट्रेशन को क्या कर देगा, ये रिड्यूस कर देगा, रिड्यूसेस द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। दिस लीड टू द एनारोबिक कंडीशन, इसकी वजह से क्या होगी, वहाँ पर कौन सी कंडीशन क्रिएट हो जाएगी बेटा, एनारोबिक कंडीशन क्रिएट हो जाएगी। और जब एनारोबिक कंडीशन क्रिएट हो जाएगी तो वहाँ पर क्या होगा, एबनॉक्सियस डिके होगा। एबनॉक्सियस क्या होगा, डिके होगा। द एनारोबिक कंडीशन कॉमनली विद अकुमुलेशन ऑफ एबनॉक्सियस डिके एंड एनिमल डेथ, ठीक है। और क्या होगी वहाँ पर पूरी तरीके से सड़े गलेगा और क्या कहते हैं उसके बाद एनिमल की क्या हो जाएगी बेटा, डेथ भी हो सकती है, ठीक है। इस तरीके से हम बात कर सकते हैं, ये सारी बातें हो गई। थस ये सब आप लोगों ने इकोलॉजी में पढ़ा होगा बेटा, ठीक है। द ब्लूम इन्फेस्टेड वाटर आर इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अल्टीमेटली मैं ये बात कह सकता हूँ कि जो ब्लूम इन्फेस्टेड वाटर होगा वो इनहिबिट रोक देगा ग्रोथ ऑफ अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द वाटर बॉडी, ठीक है। इस तरीके से जहाँ पर भी एल्गल ब्लूम होगा यानी कि फास्फेट के आने से एल्गी की ग्रोथ होगी और ग्रोथ होने की वजह से क्या होगा, वो क्या करेगा, अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्या करवा देगा, डेथ करवा देगा, ठीक है। इस तरीके से हम बात कर सकते हैं लिविंग वाटर बॉडीज, ठीक है। ग्रोथ ब्लूम इन्फेस्टेड वाटर इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द वाटर बॉडी, ठीक है। दिस प्रोसेस इन विच न्यूट्रिएंट इनरिच्ड वाटर बॉडीज सपोर्ट ए डेंस प्लांट पॉपुलेशन, ठीक है। ये बात कहना चाह रहा है इस प्रोसेस के द्वारा क्या होगा, जो भी एनिमल की तो डेथ हो जाएगी और धीरे धीरे क्या होगा वहाँ पर क्या कहते हैं, डेंस प्लांट की पॉपुलेशन यानी प्लांट की पॉपुलेशन घनी हो जाएगी। व्हिच किल्स एनिमल्स लाइफ, और जो कि क्या करेंगे, एनिमल की लाइफ को क्या करें, किल कर देंगे। बाय डिप्रेप्टिंग मतलब ख़त्म करके, ठीक है। डिप्रेप्टिंग का मतलब एब्जॉर्ब करके या ख़त्म करके ऑक्सीजन एंड रिजल्ट इन द सब्सिक्वेंट लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, और इसकी वजह से क्या होगी, हमारी बायोडाइवर्सिटी क्या होगी, लॉस होगी, यानी एनिमल की डेथ होगी तो क्या होगी, बायोडाइवर्सिटी तो लॉस होगी। इसी प्रोसेस को बोलते हैं यूट्रोफिकेशन, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ जाना चाहिए। दिस प्रोसेस इन विच, जिसमें न्यूट्रिएंट इनरिच वाटर बॉडीज सपोर्ट ए डेंस प्लांट, ठीक है। जहाँ पर अगर इस तरीके से क्या होगा, हम जो डेंस प्लांट को पॉपुलेशन को सपोर्ट करेंगे और एनिमल की क्या हो जाएगी, डेथ होगी, ठीक है। एनिमल लाइफ की डेथ होगी। और क्यों ऐसा होगा, क्योंकि वहाँ से ऑक्सीजन जो होगी वो क्या हो जाएगी, एब्जॉर्ब कर ली जाएगी बाय द प्लांट एंड इससे क्या होगा, सब्सिक्वेंट लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, और इसके द्वारा क्या होगी, हमारी बायोडाइवर्सिटी का बड़ा नुकसान होगा। इसी प्रोसेस को बोलते हैं यूट्रोफिकेशन, ठीक है। इस तरीके से सारी बातें हम लोगों ने कर लिया बेटा। अब हम लोग बात करते हैं, अब हम लोग बात करेंगे अभी एक पैराग्राफ मिला था, उस पैराग्राफ के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ये हमारा पैराग्राफ है, पॉल्यूटेंट और सोर्स के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। आइए मेजर वाटर पॉल्यूटेंट एंड सोर्सेज की बात करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है हमारा पॉल्यूटेंट होता है, किसमें, डोमेस्टिक सीवेज में। ऑर्गेनिक वेस्ट की बात किया जाए, ऑर्गेनिक वेस्टेज में डोमेस्टिक सीवेज, एनिमल एक्सक्रेटा, वेस्ट डिकेइंग एनिमल्स, प्लांट डिस्चार्ज फ्रॉम फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्रीज। प्लांट न्यूट्रिएंट जो होते हैं हमारे, जो एज ए क्या कहते हैं पॉल्यूटेंट के तरीके काम करेंगे, वो कहाँ पर आएंगे, केमिकल फर्टिलाइजर में। टॉक्सिक हैवी मेटल इंडस्ट्री एंड केमिकल फैक्ट्री से निकलेंगे ये सब टॉक्सिक मेटल वगैरह। सेडिमेंट इरोजन ऑफ द सॉइल बाय एग्रीकल्चर एंड स्ट्रिप माइनिंग के द्वारा। पेस्टिसाइड, जो भी हम क्या कहते हैं केमिकल यूज इन द किलिंग इंसेक्टिसाइड और फंजाई वीड्स को मारने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो हमारे पेस्टिसाइड वहाँ से निकलेंगे। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, माइनिंग ऑफ यूरेनियम कंटेनिंग मिनरल का इस्तेमाल किया जाए, माइनिंग किया जाएगा, तब रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो एज ए पॉल्यूटेंट के तरीके निकलेंगे। और वाटर यूज फॉर द कूलिंग इन द इंडस्ट्री में हीट होगा, ठीक है। यानी पानी का इस्तेमाल इंडस्ट्री को ठंडा करने में जो किया जाता है, तो वहाँ से जो क्या होगी, हीट तो निकलेगी। यस, ठीक। इस तरीके से सारी बातें हमने कर लिया बेटा। अब हम लोग बात करते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ ड्रिंकिंग वाटर की बात करते हैं हम लोग। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ ड्रिंकिंग वाटर में आइए थोड़ा सा जल्दी से हम बात कर लेते हैं, जल्दी यहाँ पर निपटा लेते हैं बेटा।
इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ ड्रिंकिंग वाटर में सबसे पहले हम बात करेंगे फ्लोराइड। ठीक है, फ्लोराइड के बारे में अगर हम बात करें तो फॉर ड्रिंकिंग पर्पज वाटर शुड बी टेस्टेड फॉर फ्लोराइड आयन कंसंट्रेशन, यानी पीने वाले पानी के लिए, ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए जो भी पानी का इस्तेमाल किया जाता है उसके फ्लोराइड के कंसंट्रेशन को टेस्ट करना चाहिए। अगर हमारे फ्लोराइड का कंसंट्रेशन की डिफिशियंसी हो जाती है पानी में तो ये हार्मफुल होता है टू मैन, आदमी के लिए, इंसान के लिए, एंड काजेज डिजीज सच एज टूथ डिके। ठीक है, यानी कि इस तरीके से क्या कहते हैं, टूथ डिके होगा, क्या कहते हैं, दांत जो होगा कमज़ोर होगा और टूटने लगेगा। ठीक है, किसकी कंसंट्रेशन के, किसकी कमी से, फ्लोराइड की कमी से। सॉल्युबल फ्लोराइड, ये इस तरीके से ध्यान दीजिएगा, सॉल्युबल फ्लोराइड इज ऑफन एडेड टू ड्रिंकिंग वाटर टू ब्रिंग इट्स कंसंट्रेशन अप टू 1 ppm से लेकर के 1 ppm या 1 मिलीग्राम पर डेसीमीटर क्यूब बोलो या 1 ppm बोलो, बात एक ही है। ठीक है, यानी सॉल्युबल फ्लोराइड इज ऑफन एडेड इन द ड्रिंकिंग वाटर। क्वेश्चन ये पूछेगा आपसे कि क्वेश्चन की बात करते हैं ड्रिंकिंग वाटर में, ठीक है, जो फ्लोराइड का कंसंट्रेशन वो कहाँ तक होता है, तो क्या बताओगे, अप टू 1 ppm या 1 ppm को हम ये भी बोल सकते हैं 1 मिलीग्राम पर डेसीमीटर क्यूब भी बोल सकते हैं। ठीक है बेटा, ये बात आपको समझ में आ जाना चाहिए। फ्लोराइड एंड मेक द इनेमल ऑन टीथ मच हार्डर, ये जो फ्लोराइड होता है वो फ्लोराइड आयन जो होता है वो हमारे इनेमल, टीथ के जो इनेमल होती है वो हार्डेस्ट सब्सटेंस होती है, वो हार्डेस्ट सब्सटेंस किसकी वजह से होती है, फ्लोराइड आयन के लिए, वही बात आयन की वजह से। तो बोल रहा है फ्लोराइड आयन मेक द इनेमल ऑन टीथ मच हार्डर बाय कन्वर्टिंग हाइड्रोक्सी एपेटाइट इज कन्वर्टेड इनटू फ्लोरो हाइड्रोक्सी एपेटाइट। ठीक है, इन्हें 3Ca3PO4 का होल ट्वाइस डॉट CaOH का होल ट्वाइस, ये OH की जगह पर क्या आ जाएगा, F2 आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, द इनेमल ऑन सरफेस ऑफ टीथ इनटू मच हार्डर, और हार्ड सब्सटेंस कौन, फ्लोरापेटाइट। ये कौन है, एक पहला वाला जो था वो हमारा था बेटा हाइड्रोक्सी एपेटाइट, और ये हमारा कौन है बेटा, फ्लोरापेटाइट। 3Ca3 का होल 3Ca3PO4 का होल ट्वाइस डॉट Ca, वहाँ पर OH2 था, यहाँ पर क्या है, F2 होगा। ठीक है, ये बात समझ में आना चाहिए। इसका मतलब हाइड्रोक्सी एपेटाइट तो हार्ड होता है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन फ्लोराइड आयन के आने से एनामल जो होता है हमारा और हार्ड हो जाता है। क्यों, क्योंकि हाइड्रोक्सी एपेटाइट इज कन्वर्टेड इनटू फ्लोर हाइड्रोक्सी एपेटाइट। ठीक है, इस तरीके से बोल सकते हैं, या क्या कहते हैं, हाइड्रोक्सी एपेटाइट कन्वर्टेड इनटू क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, फ्लोरो एपेटाइट। ठीक है, याद करिए। थोड़ा सा 1-2 पॉइंट और भी है, जल्दी से इसको देख लेते हैं। हाउएवर फॉर फ्लोराइड आयन कंसंट्रेशन अबव 2 ppm, ये ध्यान दीजिएगा, अगर फ्लोराइड आयन कंसंट्रेशन 2 ppm से ऊपर हो जाएगा तो काजेज ब्राउन मॉटलिंग ऑफ टीथ, एक बीमारी होगी बेटा। ठीक है, ब्राउन मॉटलिंग ऑफ टीथ। ठीक है, दांत की होगी, दांत की बीमारी है। ठीक है, ब्राउन मॉटलिंग ऑफ टीथ हो जाएगा। एट द सेम टाइम एक्सेस ऑफ फ्लोराइड, और अगर ज़्यादा क्या कहते हैं, फ्लोराइड का कंसंट्रेशन हो गया है 10 ppm से भी अगर ज़्यादा हो गया तो हार्मफुल इफेक्ट ये डालेगा कहाँ पर, बोन्स में और टीथ में। ठीक है, और आगे बढ़िए। एज रिपोर्टेड फ्रॉम सम पार्ट ऑफ राजस्थान, राजस्थान के कुछ पार्ट से ऐसी चीज़ें देखने को मिली हैं। क्यों, क्योंकि वहाँ पर इस तरीके से फ्लोराइड आयन कंसंट्रेशन पानी में थोड़ा सा ज़्यादा मिलता होगा, और क्या। तो ऐसे बोल सकते हैं कि फ्लोराइड आयन कंसंट्रेशन जो होगा, अगर हमारा क्या, फ्लोराइड आयन का कंसंट्रेशन अगर हमारा क्या है बेटा, ध्यान दीजिए, एक्सेस फ्लोराइड इन 10 ppm से भी अगर ऊपर हो जाए तो हार्मफुल इफेक्ट हो जाएगा बोन और टीथ में। ठीक है, और 2 ppm से भी अगर अब हो जाए तो क्या होगा, एक डिजीज होगी, कौन, ब्राउन मॉटलिंग ऑफ टीथ। ठीक, इस तरीके से समझ में आ जाना चाहिए। अब हम लोग बात करिए, हम क्या पढ़ रहे हैं, स्टैंडर्ड, यानी कि जो हमारा पीने का पानी है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर में जो हमारा इंटरनेशनल लेवल पर जो स्टैंडर्ड है, कौन कौन से आयन का कितना कंसंट्रेशन होना चाहिए, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं, अब हम बात करेंगे लेड की बात करने जा रहे हैं। ड्रिंकिंग वाटर गेट कंटामिनेटेड विद लेड, अगर ड्रिंकिंग वाटर में अगर क्या कहते हैं लेड मिल जाए तो वो भी हमारा कंटामिनेट हो जाएगा। ठीक है, कंटामिनेटेड हो जाएगा बेटा। व्हेन लेड पाइप्स आर यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, यानी लेड पाइप का इस्तेमाल हम पानी को यहाँ इधर से उधर भेजने में इस्तेमाल करते हैं, और अगर वही लेड अगर हमारा क्या कहते हैं पानी में मिक्सअप हो गया तब ये क्या कर देगा, ये भी क्या करेगा, पानी को कंटामिनेट कर देगा। तो द प्रेस्क्राइब अपर लिमिट ऑफ कंसंट्रेशन लेड इन ड्रिंकिंग वाटर इज अबाउट 50 ppm।
ये अपर लिमिट है, ध्यान दीजिएगा बेटा। अपर लिमिट कंसंट्रेशन लेड का हमारे ड्रिंकिंग वाटर में कितना होना चाहिए, अबाउट 50 ppm होना चाहिए, ठीक है। आगे बात करते हैं, लेड कैन डैमेज, अच्छा ज़्यादा अगर हो जाएगा तो ये क्या कर देगा, डैमेज कर देगा किडनी को, लीवर को और हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी गड़बड़ कर सकता है बेटा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इस तरीके से हम बात कर सकते हैं, डैमेज किडनी, लीवर एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कब, जब हमारा लेड का कंसंट्रेशन अगर बढ़ जाए तब, ठीक। अब हम बात करते हैं सल्फेट की कंसंट्रेशन पर आते हैं हम लोग। सल्फेट की कंसंट्रेशन में अगर हम देखें तो हमारा कैसे क्या होगा, सल्फेट में अगर देखा जाए तो एक्सेसिव सल्फेट यानी ग्रेटर देन 500 ppm की अगर बात किया जाए, इससे भी अगर ज़्यादा हो जाए पानी में, ड्रिंकिंग वाटर में सल्फेट, तो लैक्जेटिक इफेक्ट आ जाता है, यानी कि वोवल मूवमेंट, इस तरीके से क्या कहते हैं, वोवल मूवमेंट होने लगेगा। अदरवाइज एट मॉडरेट लेवल इट इज़ हार्मलेस, अगर मॉडरेट लेवल है तब तो ये क्या है, हार्मलेस है। लेकिन अगर क्या कहते हैं, इस तरीके से अगर 500 ppm से अगर ज़्यादा हो जाता है हमारे ड्रिंकिंग वाटर में, तब ये क्या करेगा, लैक्जेटिव इफेक्ट होगी, यानी इस तरीके से पेट खराब हो जाएगा, बॉबल मूवमेंट होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं नाइट्रेट के आयन के कंसंट्रेशन की हम बात कर लेते हैं बेटा। नाइट्रेट कंसंट्रेशन में अगर देखा जाए तो मैक्सिमम लिमिट ऑफ नाइट्रेट इन ड्रिंकिंग वाटर कितना होता है, 50 ppm होता है, मैक्सिमम लिमिट है ये, ठीक है, किसका, नाइट्रेट का हमारे ड्रिंकिंग वाटर में, ठीक है। जितनी भी चीज़ें हम मैक्सिमम लिमिट की बात करते आए हैं फिलहाल, ठीक है। एक्सेस नाइट्रेट इन द ड्रिंकिंग वाटर कैन काजेज डिजीज सच एज मेट हीमोग्लोबिन, ब्लू बेबी सिंड्रोम बोलते हैं, ठीक है, ब्लू बेबी सिंड्रोम, मेट हीमोग्लोबिनीमिया बोलते हैं। क्या, एक्सेस नाइट्रेट इन द ड्रिंकिंग वाटर, अगर नाइट्रेट का कंसंट्रेशन 50 ppm से अगर ज़्यादा हो जाए हमारे ड्रिंकिंग वाटर में, तब बच्चों में एक बीमारी होती है जिसे बोलते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम, ठीक है, या ऐसे बोल सकते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम, पूरी बॉडी क्या कहते हैं, नीली पड़ जाती है, ठीक है, मेट हीमोग्लोबिनीमिया बोलते हैं इसको, ठीक है। ये सारी बातें हो गई। अदर मेटल की बात करते हैं, मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ सम कॉमन मेटल रिकमेंडेड इन द ड्रिंकिंग वाटर एज गिवन, ये तो हमने अलग मोटा मोटा हिसाब इस तरीके से लेड, सल्फेट, नाइट्रेट वगैरह इस तरीके से हमने बताया है, फ्लोराइड वगैरह। अब हमें थोड़ा सा एक छोटा सा पैराग्राफ दिया गया है, इसमें मैक्सिमम कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए, कैसे क्या होना चाहिए, ये सब चीज़ें लिखी हुई है बेटा, थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं आप लोग। ppm में मिलीग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में दिया गया। फ्लोराइड आयन कंसंट्रेशन 0.2 होना चाहिए, एल्युमिनियम भी 0.2 है, याद रखिएगा, हम तो भाई तैयारी करते वक्त ऐसे याद किए थे। और आयरन की बात कर लिया जाए, और हमारा जो एल्युमिनियम है वो हमारा आयरन एल्युमिनियम दोनों का कंसंट्रेशन सेम है। उसके बाद हमारा जो है हमने फिर कॉपर याद किया, क्योंकि लेकिन पॉइंट का फ़र्क है, ये 3 आ जा रहा है बेटा, और जिंक जो होगा, और उसके बाद अगर मैं बात करूं, जिंक हमारा 5 होगा, और कैडमियम सबसे कम है, ध्यान दीजिएगा इस तरीके से, और मैग्नीज साहब तो यहाँ पर क्या है 0.05, ठीक है। इस तरीके से अपने दिमाग पर सेट करवा लीजिएगा, 5.15 है, जिंक 5 है बेटा, और क्या कहते हैं सबसे अगर जिंक जो है मेरा 5 है, उसके बाद क्या मैग्नीज 0.05 है, और हमारा कैडमियम है 0.005 है, ठीक है। इस तरीके से सारी बातें हमारी हो गई। अब हम इसके लिए एक्टिविटी कौन कौन सी एक्टिविटी करेंगे, ये सब चीज़ें आप पढ़ सकते हैं फ़िलहाल, लेकिन अब थोड़ा सा जो भी है मेन पॉइंट इसको हम बात कर लेते हैं आपसे, और ज़्यादा कुछ बात नहीं करेंगे। अगर हम बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा ये है कि यूज कंपोस्ट इंस्टेड ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र, यानी कि हम ऐसी कोई एक्टिविटी करें जिससे हमारा पानी पॉल्यूट कम हो, तो हम क्या क्या कर सकते हैं, यूज कंपोस्ट इंस्टेड ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र, यानी केमिकल फर्टिलाइज़र के जगह हम कंपोस्ट खाद का, जिसे खाद बोलते हैं, गांव वाली खाद की बात कर सकते हैं, ठीक है, कंपोस्ट खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं इन गार्डन टू अवॉइड यूज ऑफ पेस्टिसाइड लाइक डीडीटी, मैलाथियन, यानी डीडीटी, मैलाथियन, इन सारे लोगों के जगह पर हम क्या कर सकते हैं बेटा, हम कंपोस्ट खाद का इस्तेमाल करें, जिससे कि हमारा जो केमिकल हो उसका इस्तेमाल कम हो, वो रन ऑफ करके हमारे वाटर में मिक्सअप हो जाता है, और वो हमारे पानी को क्या कर देता है, पॉल्यूट कर देता है। एट होम एंड ट्राई टू यूज ऑफ द ड्राइड नीम लीव्स, यानी कि हम अपने घरों पर डीडीटी और क्या कहते हैं पेस्टिसाइड या क्या इंसेक्टिसाइड, इन सब का इस्तेमाल करने के बजाय सूखी हुई नीम की पत्तियों का इस्तेमाल करें। हेल्प कीप इंसेक्ट अवे, यानी क्या कहते हैं इंसेक्ट को क्या कहते हैं भगाने के लिए हम क्या करें,
सूखी हुई नीम की पत्तियों का इस्तेमाल करते हैं, किया भी जाता है गांव वगैरह में, ठीक है, जिससे क्या होता है मच्छर वगैरह मक्खी वगैरह जो होती है वो क्या हो जाती है, भग जाती है। वही कह रहा है एट होम एंड ट्राई टू यूज अदर ड्राइड, ठीक है, ये क्या कहते हैं इस तरीके से अगर बात किया जाए ड्राइड नीम स्लीव्स का भी इस्तेमाल करते हैं टू कीप इंसेक्ट, अबे भगाने के लिए हम अपने घरों पर इस्तेमाल करना चाहिए हमें। ऐड ए फ्यू क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट और ब्लीचिंग पाउडर टू द वाटर टैंक टू यूज टू आवर हाउस, यानी कि हम मिला सकते हैं, ऐड हमें मिलाना चाहिए फ्यू क्रिस्टल ऑफ क्या, पोटेशियम परमैंगनेट, केमनोफोर की बात कर सकते हैं, केमनोफोर की भी बात कर सकते हैं और ब्लीचिंग पाउडर की बात कर सकते हैं, थोड़ा ही मिलाएं, फ्यू क्रिस्टल का ही इस्तेमाल करें, क्यों, क्योंकि ये सब क्या होते हैं वाटर को पॉल्यूट भी करते हैं, ठीक है, वाटर टैंक ऑफ आवर हाउस, ठीक, ये सारी चीज़ें हो गई। हमने वाटर का पूरी तरीके से मैंने क्लियर कर लिया बेटा, ठीक है, वाटर पॉल्यूशन को। अब हम बात करेंगे सॉइल पॉल्यूशन के बारे में बात करने जा रहे हैं। हाँ बेटा, हम लोग अब बात करेंगे सॉइल पॉल्यूशन के बारे में बात करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि भारत क्या है, एक कृषि प्रधान देश है। इंडिया बीइंग एन एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी गिव्स हाई प्रायोरिटी, ज़्यादातर प्रायोरिटी किसको देता है, एग्रीकल्चर को देता है, फिशरीज को देता है और लाइव स्टॉक डेवलपमेंट, ठीक। आगे बात करते हैं थोड़ा सा कि इसमें इस सब चीज़ों के लिए हम क्रॉप के लिए एग्रीकल्चर में क्या करते हैं बेटा, बहुत सारे हम इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का भी इस्तेमाल करते हैं। यू आर एक्वांटेड विद सम इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ आवर क्रॉप, लेकिन हम क्या करते हैं अपने क्रॉप के प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारे इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये तो हमारे क्रॉप को को प्रोटेक्शन देते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, ये जो इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड होता है बेटा वो क्या करता है, सॉइल पॉल्यूशन को काज करता है। इसके ड्रॉबैक भी हैं। इंसेक्टिसाइड अगर मैं बात करूं तो इंसेक्टिसाइड की अगर बात कर लिया जाए तो इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड और हर्बिसाइड जो होते हैं वो काज करते हैं क्या बेटा, पॉल्यूशन काज करते हैं, क्या काज करेंगे, पॉल्यूशन काज करेंगे, ठीक है। हैंस देयर इज ए नीड फॉर देयर जुडिशियल यूज, ठीक है। ये इस तरीके से सारी बातें हो गई। आइए हम लोग सब बात करते हैं कि पेस्टिसाइड में सबसे पहले हम पेस्टिसाइड के बारे में हम पढ़ेंगे, फिर इंसेक्टिसाइड वगैरह के बारे में भी हम बात करते हैं। भी एक मिनट रुकिएगा बेटा, हर्बिसाइड के बारे में भी बात करते हैं। प्रियर टू वर्ल्ड वार सेकेंड से पहले मेनी नेचुरली अकरिंग केमिकल्स, जैसे कि अगर मैं बात करूं निकोटीन का इस्तेमाल किया जाता था प्लांटिंग टोबैको प्लांट इन द क्रॉप फील्ड, यानी क्रॉप फील्ड में हम क्या करते थे, निकोटीन का इस्तेमाल करते थे फॉर द पेस्ट कंट्रोलिंग, ठीक है, पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि पेस्ट को कंट्रोल करता है कौन, निकोटीन, ठीक है। इस तरीके से निकोटीन का इस्तेमाल करते थे, जो कि क्या कहाँ पर पाया जाता है, टोबैको प्लांट में पाया जाता है। वेयर यूज अ पेस्ट कंट्रोलिंग सब्सटेंस फॉर मेजर क्रॉप इन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में हम क्या करते थे बेटा, वर्ल्ड वार सेकेंड से पहले हम पेस्ट कंट्रोल के लिए हम किसका इस्तेमाल करते थे, निकोटीन का इस्तेमाल करते थे। लेकिन ड्यूरिंग वर्ल्ड वार सेकेंड के दौरान DDT was found to be of great use in the control of the malaria एंड अदर इंसेक्ट बॉर्न डिजीज, लेकिन वर्ल्ड वार सेकेंड के दौरान ये देखा गया DDT वाज फाउंड टू बी ग्रेट यूज, बहुत ज़्यादा DDT का इस्तेमाल किया गया था किसके लिए, कंट्रोलिंग मलेरिया के लिए और भी सारी इंसेक्ट बॉर्न डिजीज को कंट्रोल करने के लिए DDT का इस्तेमाल किया गया था बेटा, ठीक है। देयरफॉर आफ्टर द वॉर DDT वाज पुट टू यूज इन द एग्रीकल्चर टू कंट्रोल द डैमेज काज बाय इंसेक्ट रोडेंट वीड एंड वेरियस क्रॉप डिजीज, यानी बाद में फिर जब ये देखा गया DDT का इस्तेमाल वर्ल्ड वार सेकेंड के दौरान मलेरिया को कंट्रोल करने के लिए और बहुत सारे इंसेक्ट बॉर्न डिजीज को भी कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया गया, तो बाद में फिर क्या होने लगा, इस DDT का इस्तेमाल हम कहाँ पर करने लगे, एग्रीकल्चर में करने, खेती में करने लगे टू डैमेज जो भी डैमेज हुआ करता था किसके द्वारा, इंसेक्ट के द्वारा, रोडेंट के द्वारा, वीड के द्वारा और वेरियस क्रॉप डिजीज के द्वारा जो इस डैमेज हुआ करता था उससे बचने के लिए वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद में DDT का इस्तेमाल इन सब में किया जाने लगा। ड्यू टू द एडवर्स, ये तो चलो ठीक है, ये तो क्या कहते हैं, ये इस डैमेज से रोका,
लेकिन ड्यू टू एडवर्स इफेक्ट इट यूज हैज़ बीन बैन इन इंडिया। लेकिन इसके एडवर्स इफेक्ट होने की वजह से ये क्या हो गई, इंडिया में क्या हो गई बेटा, बैन हो गई। क्यों? क्योंकि इसका एडवर्स इफेक्ट बहुत ही खतरनाक था। क्या था अभी हम बात करते हैं। कह रहा है पेस्टिसाइड आर बेसिकली सिंथेटिक टॉक्सिक केमिकल सब्सटेंस होते हैं। जो पेस्टिसाइड होते हैं बेसिकली सिंथेटिक टॉक्सिक केमिकल सब्सटेंस होते हैं विद इकोलॉजिकल रिपरकुशन। ठीक है, इस तरीके से जो होता है कि हमारे इकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही खतरनाक होता है बेटा। ठीक है, कह रहा है द रिपीटेड यूज ऑफ द सम सेम आर सिमिलर पेस्टिसाइड गिव राइज टू पेस्ट दैट आर रेजिस्टेंट टू ग्रुप ऑफ पेस्टिसाइड थस मेकिंग द पेस्टिसाइड इनइफेक्टिव। यानी अभी थोड़ा सा मैं आगे पढ़ गया। कह रहा है कि हम क्या करते हैं बेटा, हम क्या करते हैं द रिपीटेड सेम, अगर सेम पेस्टिसाइड का इस्तेमाल, अगर मैंने सेम पेस्टिसाइड का इस्तेमाल अगर हमने किया तो क्या होता है, वो जो पेस्ट होता है जिसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं, वो हमारा क्या पेस्ट जो होता है वो हमारा क्या हो जाता है, रेजिस्टेंट हो जाता है दैट पेस्टिसाइड के, यानी उस पेस्टिसाइड के प्रति क्या हो जाता है, हमारा पेस्ट रेजिस्टेंस हो काज कर लेता है, यानी रेजिस्टिव हो जाता है। और रजिस्टिव होने की वजह से फिर उस पेस्टिसाइड का क्या कहते हैं इस्तेमाल करने के बाद वो हमारा पेस्ट मरता ही नहीं, यानी उस पर कोई इनइफेक्टिव हो जाता है। ग्रुप ऑफ पेस्टिसाइड थस मेकिंग द पेस्टिसाइड इनइफेक्टिव, यानी कि जब रेजिस्टेंट हो जाएगा तो जो पेस्टिसाइड के प्रति रेजिस्टेंट होगा तो जो पेस्ट होगा, जो क्या होगा, रेजिस्टेंस होने के बाद वो पेस्टिसाइड कैसी हो जाएगी, इनइफेक्टिव हो जाएगी, यानी कि उस पेस्टिसाइड का इस्तेमाल उस पेस्ट पर नहीं होगा। ठीक है, देयरफॉर एज इंसेक्ट रेजिस्टेंस ऑफ डीडीटी इंक्रीज, इस वजह से क्या हुआ कि इंसेक्ट रेजिस्टेंस डीडीटी के प्रति क्या होने लगा, बढ़ने लगा। अदर ऑर्गेनिक टॉक्सिन सच एज एल्ड्रिन, तब फिर क्या हुआ, कुछ दूसरे टॉक्सिक सब्सटेंस जैसे कि अगर हम बात करें एल्ड्रिन एंड डाई एल्ड्रिन का इस्तेमाल किया जाने लगा। एल्ड्रिन एंड डाई एल्ड्रिन वर इंट्रोड्यूस इन द मार्केट बाय द पेस्टिसाइड इंडस्ट्री, यानी कि थोड़ा सा मैं समराइज करके बोलूँगा, जब डीडीटी का इस्तेमाल पेस्ट पर किया जाने लगा एज ए पेस्टिसाइड, तो वो पेस्ट जो था वो इस डीडीटी के प्रति क्या इनइफेक्टिव हो गया। तब वो क्या कहते हैं, पेस्ट इंडस्ट्री ने क्या किया, एक नई लॉन्च कर दिया, कौन सी पेस्टिसाइड, एल्ड्रिन एंड डाई एल्ड्रिन, ध्यान दीजिएगा बेटा। ठीक है, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक टॉक्सिन्स आर वाटर इंसॉल्युबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल, ज़्यादातर क्या कहें जो ऑर्गेनिक टॉक्सिन होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, इंसॉल्युबल होते हैं, वाटर में इंसॉल्युबल होते हैं और नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, यानी बैक्टीरिया के द्वारा ये डिग्रेड नहीं किए जाते। दीज हाई परसिस्टेंट टॉक्सिन्स एंड देयरफॉर ट्रांसफर फ्रॉम लोअर ट्रॉफिक लेवल टू हायर ट्रॉफिक लेवल थ्रू फूड चेन over the time concentration of toxin in the higher animals reach a level thus causing the serious metabolic and physiological disorder। इसमें क्या हुआ बेटा, ये जो हमारा पेस्टिसाइड था वो हमारी क्या होती, नॉन बायोडिग्रेडेबल था। इस वजह से धीरे धीरे इसके परसिस्टेंस जो था टॉक्सिन का ये बढ़ता गया और बढ़ने के बाद क्या हो गया, ओवर ए टाइम बहुत समय के बाद कंसंट्रेशन टॉक्सिन का हमारे हायर एनिमल में क्या हो गया, बढ़ गया, व्हिच काज सीरियस मेटाबॉलिक और फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर उनके अंदर होने लगा। ठीक है, यानी इस तरीके से इसको भी दिखाया जा सकता है जैसा कि यहाँ पर दिखा गया। ईच ट्रॉफिक लेवल कह रहा है पॉल्यूटेंट गेट 10 टाइम कंसंट्रेटेड, यानी अगर आप इस तरीके से दिखाया जाए तो ये बात कह सकते हैं पर ट्रॉफिक लेवल 10 गुना ज़्यादा कंसंट्रेटेड हो जा रहा है। यानी अगर मैं बात करूं ईच ट्रॉफिक लेवल द पॉल्यूटेंट गेट्स 10 टाइम कंसंट्रेटेड, इसका मतलब क्या, जैसे मॉलिकुलर लेवल था अब एक्वेटिक लेवल 10 गुना हो गया, फिर क्या कहते हैं स्मॉल फिशेस में क्या हो गया, 100 हो गया, फिर लार्ज फिशेस में 1000, ठीक है, लार्जर में 10,000, फिर उसके बाद क्या कहते हैं फिर 1 0 और बढ़ाते चले जाओ। एंड इस तरीके से कहने का मतलब ये हुआ कि सबसे पहले क्या मॉलिकुलर लेवल था, फिर एक्वेटिक लेवल पर आया होगा, ठीक है, वही डीडीटी, उसके बाद स्मॉल फिशेस में आया होगा डीडीटी, कंसंट्रेशन बढ़ता ही जा रहा है और ह्यूमन बीइंग में बहुत ज़्यादा पहुँचते बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन हो जाता है। इस वजह से अभी हमने बताया, क्या बताया कि ओवर ए टाइम बीतता जाता है, कंसंट्रेशन टॉक्सिन का हायर एनिमल में क्या होगा, रीच ए लेवल व्हिच काजेस सीरियस मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, ठीक है, बहुत सारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर क्या कहते हैं होने लगते हैं बॉडी के अंदर, ठीक है।
इस और किसकी वजह से है, क्योंकि ये क्या होगा, हर ट्रैफिक लेवल 10 गुना जो हो क्या है, हायर कंसंट्रेटेड होने लगी। ठीक है, एज ए समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें दिखाया गया बेटा, एट ईच ट्रैफिक लेवल द पॉल्यूटेंट गेट 10 टाइम कंसंट्रेटेड। ठीक, आगे बात करते हैं फिलहाल। In response to high persistent of chlorinated organic toxin, a new series of less persistent or more biodegradable product called ऑर्गेनोफॉस्फेट, यानी ये देखा गया कि डीडीटी का एल्ड्रिन डाइएल्ड्रिन का परसिस्टेंट लेवल बहुत ज़्यादा है, तो क्या किया इंडस्ट्री ने, पेस्ट इंडस्ट्री ने क्या किया, एक नई लॉन्च कर दी न्यू सीरीज ऑफ लेस परसिस्टेंट, यानी जिसमें परसिस्टेंस जो 10 हर ट्रैफिक लेवल 10 गुना क्या कहते हैं ज़्यादा कंसनट्रेटेड हुआ करती थी, वो परसिस्टेंट लेवल कम हो गई और बायोडिग्रेडेबल भी हो, ऐसे पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करने लगे, बनाना शुरू कर दिया पेस्ट इंडस्ट्री ने, यानी कि लेस परसिस्टेंट एंड मोर बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट। ठीक है, जिसका नाम क्या बताया, ऑर्गेनोफॉस्फेट एंड कार्बामेट। ऑर्गेनोफॉस्फेट एंड क्या नाम था बेटा उसका, कार्बामेट। ठीक है, याद रखिएगा, पहले डीडीटी बताया, फिर हमने बताया एल्ड्रिन डाइएल्ड्रिन पेस्ट इंडस्ट्री ने लॉन्च किया, फिर लेकिन जब देखा कि ये क्या कहते हैं दोनों में ये ज़्यादा ये परसिस्टेंट भी हैं और क्या कहते हैं मोर बायोडिग्रेडेबल नहीं थे, तो इन्होंने क्या किया, लेस परसिस्टेंट और मोर बायोडिग्रेडेबल, यानी कि बैक्टीरिया के द्वारा डिग्रेड कर दिया जाए और परसिस्टेंट भी कम हो, ऐसे पेस्टिसाइड को बनाया। इसका नाम है ऑर्गेनोफॉस्फेट और कार्बामेट, हैज़ बीन इंट्रोड्यूस इन मार्केट बट दीज केमिकल, लेकिन बाप रे, ये जो हमारे क्या कहते हैं पेस्टिसाइड थे, ये बड़े ही खतरनाक थे। ये हमारे क्या थे, सीवियर नर्व टॉक्सिन, ये क्या करते थे, नर्व टॉक्सिन थे, नर्वस सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी से क्या कहते हैं क्रिएट करते थे, सीवियर नर्व टॉक्सिन, हैंस मोर हार्मफुल फॉर टू ह्यूमन। इस वजह से क्या किया इन्होंने, ह्यूमन के प्रति बहुत ज़्यादा ये क्या हो गए, हार्मफुल, यानी एक जगह फ़ायदा है तो दूसरी जगह नुकसान हो रहा है। बट दीज केमिकल्स आर सीवियर नर्व टॉक्सिन, ये केमिकल क्या होते हैं, सीवियर नर्व टॉक्सिन होते हैं, एंड हैंस मोर हार्मफुल टू ह्यूमन, और इस वजह से ह्यूमन को बहुत ज़्यादा हार्म पहुँचाते हैं। एज ए रिजल्ट देयर आर रिपोर्ट टू सम पेस्टिसाइड रिलेटेड डेथ ऑफ एग्रीकल्चर फील्ड वर्कर। ठीक है, इससे एज ए रिजल्ट, इसके फलस्वरूप, इसके क्या कहते हैं फलस्वरूप बोला जाए तो ये क्या देखा गया कि पेस्टिसाइड रिलेटेड डेथ भी हुई एग्रीकल्चरल फील्ड वर्कर की। ठीक है, जो खेतों में काम करने वाले जो मजदूर थे, किसान थे, उनकी क्या हुई, पेस्ट रिलेटेड डेथ भी हुई। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग। दीज डेज, जल्दी से नीचे आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। दीज डेज द पेस्टिसाइड इंडस्ट्री हैज शिफ्टेड टू अटेंशन द हर्बिसाइड, यानी इन दिनों क्या कहते हैं, पेस्टिसाइड इंडस्ट्री जो है वो शिफ्ट हो गई है, अपना अटेंशन कहाँ दे रही है, हर्बिसाइड पर दे रही है, यानी कि हर्ब को मारने के लिए वो उसने क्या किया, सीधा इंसेक्टिसाइड के जगह पर क्या हर्बिसाइड को बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, और हर्बिसाइड में अगर बात किया जाए तो हर्बिसाइड में हमारा जो 2 हर्बिसाइड कौन कौन से हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा, सोडियम क्लोरेट, जैसे कि अगर मैं बात करूं तो सोडियम क्लोरेट भी है और दूसरा हमारा क्या है, सोडियम आर्सेनेट। ये दोनों कौन है बेटा, हर्बिसाइड हैं। ठीक है, एंड मेनी अदर, और भी होंगे, उससे कोई लेना देना नहीं है। कह रहा है कि These days the pesticide industry has shifted its attention to herbicide, यानी क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि हर्बिसाइड, सोडियम क्लोराइड और सोडियम आर्सेनेट क्या है, इंसेक्टिसाइड है, पेस्टिसाइड की हर्बिसाइड, तो क्या बोलोगे, हर्बिसाइड है। ठीक है, आगे बात करते हैं, फिलहाल कोई लेना देना नहीं। ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द लास्ट सेंचुरी द शिफ्ट फ्रॉम द मैकेनिकल टू केमिकल वीड कंट्रोल हैड प्रोवाइड द इंडस्ट्री विद द फ्लोरिशिंग इकोनॉमिक मार्केट। ये सब कुछ नहीं है, ये सब कोई हमारे काम की बात नहीं है, सीधा यहाँ पर आ जाइए। मोस्ट हर्बिसाइड आर टॉक्सिक मैमल। ठीक है, ये अब लो, ये हर्बिसाइड जो भी थे वो भी हमारे क्या थे, टॉक्सिक, किसके टॉक्सिसिटी शो करते थे, किसके लिए, मैमल के लिए, बट आर नॉट एज परसिस्टेंट एज ऑर्गेनोक्लोराइड, लेकिन टॉक्सिक तो मैमल को शो करते थे लेकिन नॉट परसिस्टेंट एज ऑर्गेनोक्लोराइड, यानी ऑर्गेनोक्लोराइड जितना परसिस्टेंट था उतना ये परसिस्टेंट नहीं था, नॉट एज परसिस्टेंट एज ऑर्गेनोक्लोराइड, ऑर्गेनोक्लोराइड के कंपेयर में ये कम परसिस्टेंट था, कहने का मतलब इसका ये है। ठीक है, आगे बात करते हैं। सम हर्बिसाइड्स काज डेथ डिफेक्ट, कुछ हर्बिसाइड क्या काज करती हैं, डेथ डिफेक्ट भी काज करती हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सम हर्बिसाइड्स काज डेथ
सॉरी बर्थ डिफेक्ट, सॉरी, ठीक है, बर्थ डिफेक्ट, ठीक है। बर्थ डिफेक्ट का मतलब ये हुआ कि इस तरीके से, जैसे प्रीवियस लेक्चर में हमने बताया था कि जो भी हमारी प्रेग्नेंट औरत होती है उसको क्या कहते हैं, स्मोकिंग अवॉइड कर दिया जाता है। वहाँ पर भी मैंने बर्थ डिफेक्ट का बात किया था, डिफॉर्म बेबीज की बात किया था, ठीक है। उस तरीके की प्रॉब्लम यहाँ पर भी क्रिएट हो जाती है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं बेटा, थोड़ा सा आगे आ जाइए। फिर पेस्टिसाइड हर्बिसाइड रिप्रेजेंट ओनली ए वेरी स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ वाइड स्प्रेड केमिकल पॉपुलेशन, सॉरी केमिकल पॉल्यूशन। पेस्टिसाइड और हर्बिसाइड रिप्रेजेंट करता है ओनली ए वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ वाइड स्प्रेड केमिकल पॉल्यूशन, ठीक है। यानी बहुत ही छोटे पोर्शन में क्या कहते हैं, इस तरीके से पेस्टिसाइड हर्बिसाइड पॉल्यूशन को क्रिएट करता है, काज करता है। आगे बात करते हैं, ये सारी चीज़ें हो गई। कह रहा है ए लार्ज नंबर ऑफ, हाँ बेटा, अब हम लोग बात करेंगे इंडस्ट्रियल वेस्टेज की बात करते हैं। इंडस्ट्रियल वेस्ट की बात करेंगे। इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट आर आल्सो स्टार्टेड आउट एज बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। यानी कि इस तरीके से हम ये बोल रहे हैं कि जो इंडस्ट्री में जो सॉलिड वेस्ट निकलते हैं उनको हम पहले सॉर्टेड आउट करते हैं, मतलब कम करते हैं। कैसे कम करते हैं, उनको अलग अलग करते हैं। सॉर्टेड आउट का मतलब ये हुआ कि दोनों को सेपरेट करते हैं। कैसे, एक बायोडिग्रेडेबल के फॉर्म में और दूसरे को क्या करते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल जो बैक्टीरिया के द्वारा डिग्रेडेड किया जा सके, ब्रेक डाउन हो सके। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो होते हैं जिसको बैक्टीरिया के द्वारा, जिसका बैक्टीरिया के द्वारा डिग्रेडेशन ना किया जा सके, ठीक है। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आर जनरेटेड बाय कॉटन मिल्स, ठीक है। जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं वो हमारे जनरेट होते हैं कहाँ से, कॉटन मिल से, फूड प्रोसेसिंग यूनिट से, मिल, पेपर मिल्स की बात कर लिया जाए, टेक्सटाइल फैक्ट्री की बात कर लिया जाए। ये सारे जो हमारे वेस्टेज होते हैं, ये सारे हमारे जो वेस्ट हैं वो क्या कहते हैं, बायोडिग्रेडेबल हैं। यानी बैक्टीरिया के द्वारा ये पूरी तरीके से ब्रेक डाउन इनका पॉसिबल है, ठीक। कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल वाले के बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल वो होते हैं जिसका बैक्टीरिया के द्वारा डिग्रेडेशन ना हो। वो कहाँ से निकलते हैं, किस इंडस्ट्री से, थर्मल पावर प्लांट की बात कर लिया जाए, ठीक है। व्हिच प्रोड्यूस फ्लाई ऐश, ठीक है, यानी कि राख जो निकलती है उसके बारे में बात करना चाह रहा है। ये कैसे हो, क्या होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, ठीक है। इंटीग्रेटेड आयरन की बात कर रहा है, स्टील प्लांट की बात कर रहा है। इन सारे प्लांट की अगर बात किया जाए, ब्लास्ट फर्नेस स्लेग, स्टील मेल्टिंग स्लेग, ये सब चीज़ें जो होती हैं वो हमारा बैक्टीरिया डिग्रेड नहीं कर पाता, यानी क्या कहते हैं, बैक्टीरिया के द्वारा नष्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है। इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चर एल्यूमिनियम, जिंक, कॉपर प्रोड्यूस मड एंड टेलिंग। यानी ये बात कह रहा है कि इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग, ऐसे इंडस्ट्रीज जो मैन्युफैक्चर करते हैं एल्यूमिनियम, जिंक, कॉपर, ठीक है, प्रोड्यूस मड एंड टेलिंग। क्या प्रोड्यूस करते हैं, मड प्रोड्यूस करते हैं और टेलिंग। ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं, ये वेस्टेज होती हैं बेटा, ठीक है। ये सारी बातें आपको समझ में आ जाना चाहिए, ज़्यादा कुछ बात करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है फिलहाल। फर्टिलाइजर की बात किया जाए तो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस जिप्सम। जो भी हमारी फर्टिलाइजर इंडस्ट्री होती है वो प्रोड्यूस करती है जिप्सम, ठीक है। ये भी हमारा क्या होता है, एज ए नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, वेस्टेज होते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, ये सारी चीज़ें आप थोड़ा सा अगर पढ़ना चाहें तो एक तरफ से पढ़ भी सकते हैं, कुछ है भी नहीं फिलहाल। हम यहाँ पर अब आते हैं नाउअडेज की बात किया जाए, फ्लाई ऐश एंड स्लैग फ्रॉम द स्टील इंडस्ट्री आर यूटिलाइज बाय द सीमेंट इंडस्ट्री, ठीक है। इसमें दरअसल ये चीज़ें हैं कि हम क्या चीज़ करें कि हमारा क्या हो, हमारा जो वेस्टेज हो वो कम हो और हम क्या कहते हैं, जो भी हमारा वेस्ट भी निकले उसका भी इस्तेमाल किया जा सके, ठीक है। कह रहा न्यू इनोवेशन हैव लेड टू डिफरेंट यूज ऑफ वेस्ट मटेरियल, ठीक है। यानी ये बात है कि थोड़ा सा चाहे तो आप बात कर ही सकते हैं। द डिस्पोजल ऑफ नॉन डिग्रेडेबल इंडस्ट्री सॉलिड वेस्ट इफ नॉट डन बाय द प्रॉपर एंड सुटेबल मेथड मे काजेस सीरियस थ्रेट टू द एनवायरनमेंट। अगर अच्छी तरीके से, अगर इसका क्या कहते हैं, प्रॉपर तरीके से अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं किया गया कि किस तरीके से इसको जो भी सॉलिड वेस्ट निकलते हैं, तब ये इस इन्वायरमेंट के लिए हमारे बहुत ही घातक है, ठीक है। न्यू इनोवेशन, नया आविष्कार हुआ, हैव लेड टू द डिफरेंट यूज ऑफ वेस्ट मटेरियल। यानी वेस्ट मटेरियल का भी इस तरीके से क्या किया जाए, इस्तेमाल कर लिया जाए। जैसा कि नाउ डेज आजकल के दिनों में फ्लाई ऐश, जो भी फ्लाई ऐश निकलता है
ठीक है। स्लैग जो निकलती है उसका इस्तेमाल हम फ्रॉम स्टील इंडस्ट्री से उसका इस्तेमाल हम कहाँ कर लेते हैं, सीमेंट इंडस्ट्री में, ठीक है। तो ये इसका मतलब ये हुआ आम के आम और गुठलियों के भी दाम वाली कंडीशन की आ गई। मतलब जो भी हमारा वेस्ट निकल रहा है उस वेस्ट को भी हम क्या कर लेंगे, यूटिलाइज करने की रहे हैं बेटा, ठीक है। अब हम बात करने जा रहे हैं किस तरीके से हम इसका आगे की बात करेंगे। डू यू नो अबाउट द साइकिलिंग के बारे में बात करना चाह रहे हैं। क्या आप डू यू नो अबाउट वेस्ट रिसाइकलिंग, क्या आप वेस्ट रिसाइकलिंग के बारे में जानते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं फ्यूल ऑब्टेन फ्रॉम प्लास्टिक वेस्ट हैज़ हाई ऑक्टेन रेटिंग। ऐसे फ्यूल जो प्लास्टिक वेस्ट से निकाले जाते हैं उनकी ऑक्टेन रेटिंग बहुत ज़्यादा होती है। इट कंटेन्स नो लेड, इसमें लेड नहीं होता, जिसका इस्तेमाल एज ए ग्रीन फ्यूल की तरीके भी किया जा सकता है, जिसको हम क्या नाम देते हैं, ग्रीन फ्यूल। यानी फ्यूल ऑब्टेन फ्रॉम प्लास्टिक वेस्ट से हम फ्यूल निकालते हैं, ईंधन निकालते हैं जिसकी ऑक्टेन रेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, जिसमें लेड भी नहीं होता है, जिसे हम नाम देते हैं ग्रीन फ्यूल नाम देते हैं बेटा, ठीक है। ये आपके बारे में ये सब रिसाइकलिंग प्रोसेस की में जाएगा ये सब, ठीक है। रिसाइकलिंग के द्वारा, जैसे कहने का मतलब जो भी हमारा प्लास्टिक वेस्ट है उस प्लास्टिक वेस्ट का भी हमने इस्तेमाल कर लिया, अपने यूज में ले लिया, ठीक है। उसे बोलते हैं ग्रीन फ्यूल, जो कि हमारा प्लास्टिक वेस्ट से बनाया गया, ठीक है, जिसकी ऑक्टेन रेटिंग ज़्यादा होती है, पेट्रोल डीजल से भी ज़्यादा होती है। ड्यू टू रिसेंट डेवलपमेंट मेड इन द केमिकल एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, क्लॉथ विल बी मेड फ्रॉम रिसाइकल्ड प्लास्टिक वेस्ट, दीज विल बी अवेलेबल सून इन द ग्लोबल टेक्सटाइल मार्केट। यानी कहना ये चाह रहा है कि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जो भी केमिकल ड्यू टू रिसेंट डेवलपमेंट मेड इन द केमिकल एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री, क्लॉथेज विल बी मेड फ्रॉम रिसाइकलिंग रिसाइकल्ड प्लास्टिक वेस्ट। रिसाइकल्ड प्लास्टिक वेस्ट से बना हुआ टेक्सटाइल इंडस्ट्री और केमिकल इंडस्ट्री की अगर बात कर लिया जाए तो जल्द ही क्या कहते हैं टेक्सटाइल मार्केट में क्या होगा, ये अवेलेबल होगा। आगे बात करते हैं फिर, इन इंडिया आवर सिटीज़ एंड टाउन्स फेस एंडलेस आवर्स ऑफ पावर कट। यानी कि इंडिया में आप देखते हो बार बार लाइट चली जाती है, ठीक है। यानी कि ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी हमारी जो है रोटिंग गार्बेज हो गया, ठीक है, पाइल्स ऑफ रोटिंग गार्बेज, जितनी भी कूड़े कचरे निकलते हैं, ठीक है, उन सारे चीज़ों का इस्तेमाल हम क्या किस में कर लें, लाइट को क्या कहते हैं बनाने में कर लिया जाए। तो कह रहा है देयर इज ए गुड न्यूज़ दैट वी कैन गेट रिड फ्रॉम बोथ दीज प्रॉब्लम्स साइमल्टेनियसली, ठीक है। यानी कि ये आपके लिए अच्छी न्यूज़ है कि ये हम इससे क्या कर सकते हैं, छुटकारा पा सकते हैं कि लाइट बार बार आए जाए। यानी कि हम ऐसा कुछ कर लें जिससे कि टेक्नोलॉजी डेवलप कर लें कि जो गार्बेज हो और जो भी कूड़े कचरे हों उनसे भी हम बिजली उत्पन्न कर लें। तो वही बात कहना चाह रहा है, थोड़ा सा हम सॉर्ट आउट करके बोल रहे हैं बेटा, थोड़ा सा समझने की ज़्यादा कोशिश करिएगा। टेक्नोलॉजी हैज़ नाउ बीन डेवलप्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द गार्बेज, ठीक है। यानी गार्बेज से, ठीक है, कूड़े कचरे से क्या कहते हैं, जो भी है क्या कहते हैं कूड़े कचरे निकलते हैं उनसे हम इलेक्ट्रिसिटी बनाने की टेक्नोलॉजी हमने क्या कर लिया है, डेवलप कर लिया है। ए पायलट प्लांट हैज़ बीन सेटअप वेयर आफ्टर रिमूविंग फेरस मेटल, प्लास्टिक, ग्लास, पेपर ETC फ्रॉम गार्बेज, इट इज़ मिक्स विद द वाटर के साथ मिक्स कर दिया जाता है इन सबको रिमूव करके। इट इज़ देन कल्चर्ड विद द बैक्टीरियल स्पीसीज, इसको बैक्टीरियल स्पीसीज के साथ कल्चर करवाया जाता है और ये क्या प्रोड्यूस करता है, मेथेन प्रोड्यूस करता है। और मेथेन को आप जानते हैं इसको हम क्या नाम देते हैं, बायोगैस, ठीक है। मेथेन आपसे कहा जाए बायोगैस में मेन जो होता है वो कौन होता है, क्या बोलोगे, बायोगैस क्या होती है, मेथेन होगी। द रिमेनिंग प्रोडक्ट इज यूज, और जो भी हमारे जो रिमेनिंग प्रोडक्ट, यानी कि ये आपको थोड़ा सा मैं पायलट प्लांट जो है उसमें हम क्या करते हैं, मेटल को, प्लास्टिक को, ग्लास, रफ पेपर, इस सब चीज़ों को हम क्या करते हैं अलग करके फ्रॉम द गार्बेज से इसको मिक्स कर दिया जाता है पानी के साथ और बैक्टीरियल कल्चर करवाया जाता है, मेथेन प्रोड्यूस होती है। और उसके बाद रिमेनिंग प्रोडक्ट होता है उसको हम इस्तेमाल कर लेते हैं एज ए मैन्योर। मैन्योर का मतलब होता है देसी खाद, यानी देसी खाद के तरीके हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। बायोगैस इज यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, और बायोगैस यानी मेथेन का इस्तेमाल हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने में कर लेते हैं बेटा, ठीक है। इस तरीके से हम इसकी रिसाइकलिंग भी हमें समझ में अच्छे से आ चुकी है।
अब हम स्ट्रेटजीज की बात करते हैं, स्ट्रेटजी टू कंट्रोल इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, यानी कि हम इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन को कैसे हम क्या करें, स्ट्रेटजीज बनाएं, यानी कि किस तरीके से क्या किया जाए जिससे कि हम क्या नाम है इस इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन से हम पॉल्यूशन को हम क्या कर सकें, नियंत्रण कर सकें, कंट्रोल कर सकें। ठीक है, इसके लिए स्ट्रेटजीज क्या है बेटा, सबसे पहले हम बात करेंगे वेस्ट मैनेजमेंट। सीधा डायरेक्ट आते हैं, कुछ भी ज़्यादा कुछ है नहीं। वेस्ट मैनेजमेंट का मतलब जो भी वेस्ट निकल रहा है उसको कैसे मैनेज करना है। सॉलिड वेस्ट इज नॉट द ओनली वेस्ट व्हिच यू सी इन योर हाउस होल्ड गार्बेज बॉक्स। ठीक है, यहाँ से आ जाइए, फिलहाल यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ध्यान दीजिएगा। द इम्प्रॉपर, यस, इस तरीके से थोड़ा सा पॉइंट ध्यान दीजिएगा। द इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट इज वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। यानी कि ये बात आपको मैं बता दूं कि इम्प्रॉपर डिस्पोजल का मतलब ये हुआ, अगर अच्छे से ढंग से अगर किसी भी वेस्ट का अगर हमने डिस्पोजल नहीं किया तो वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, हमारे इन्वायरमेंट के ख़त्म होने से के यानी कि ख़राब होने में सबसे मुख्य रोल हमारा यही है कि हम इसका इम्प्रॉपर ढंग से क्या कर दें, करें, डिस्पोजल करें। तो हम प्रॉपर ढंग से कैसे डिस्पोजल करेंगे, आइए हम लोग बात करते हैं। मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट इज ऑफ आउटमोस्ट इम्पॉर्टेंस। आइए, कलेक्शन एंड डिस्पोजल। ठीक है, इस तरीके से हम लोग वेस्ट मैनेजमेंट में सबसे पहला पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं, कलेक्शन एंड डिस्पोजल, यानी कैसे हमें कलेक्ट करना है और कैसे हमें क्या करना है, डिस्पोज करना है। ठीक है, फेंकना है। आगे बात करते हैं। आगे यहाँ पर आप एक पॉइंट 2-4 लाइनें छोड़ करके नीचे आकर देखेंगे बेटा, कह रहा है कि एट द साइट गार्बेज इज सॉर्टेड आउट। वही बात फिर दोबारा हम कर रहे हैं कि हम क्या करते हैं, गार्बेज जो भी हमारा कूड़ा कचरा जो भी हमारा वेस्ट निकलता है उसको हम क्या करते हैं, सॉर्टेड आउट करते हैं एंड सेपरेट करते हैं। एक तो बायोडिग्रेडेबल में, दूसरा नॉन बायोडिग्रेडेबल में। ठीक है, और नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल जो भी होते हैं, जो भी हमारे नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल होते हैं उनको हम क्या करते हैं, जैसे कि प्लास्टिक, ग्लास, मेटल, स्क्रैप, ईटीसी की अगर बात किया जाए, सेंड फॉर रिसाइकलिंग। इन सारे लोगों को हम किस में भेज देते हैं बेटा, रिसाइकलिंग प्रोसेस में भेज देते हैं। ठीक है, इन सारे लोगों को हम क्या करते हैं, रिसाइकलिंग। नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल सच एज प्लास्टिक, ग्लास, मटेरियल, स्क्रैप आर सेंड टू द रिसाइकलिंग। इन लोगों को हम रिसाइकलिंग के लिए भेज देते हैं, ये दोबारा कुछ ना कुछ नया चीज़ बन के आ जाता है। और जो बायोडिग्रेडेबल होता है, जिसको बैक्टीरिया क्या कहते हैं, डिकम्पोज कर सकता है, उसके लिए क्या होगा, बायोडिग्रेडेबल जो वेस्टेज होंगे उनके लिए अगर हम बात करें तो बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज आर डिपॉजिटेड इन द लैंडफिल। लैंडफिल में, ठीक है, ज़मीन में गड्ढे खोद करके उसमें क्या किया जाता है, जो बायोडिग्रेडेबल क्या कहते हैं वेस्टेज होते हैं उनको उसमें भर दिया जाता है एंड कवर्ड इनटू एंड कन्वर्टेड इनटू कंपोस्ट, और उनको कंपोस्ट के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया जाता है। और इसका इस्तेमाल हम कहाँ कर लेते हैं, अपने फील्ड में, अपने एग्रीकल्चरल प्रोसेस के लिए, यानी कहने मतलब खेत में इस्तेमाल कर लेते हैं। आगे बात करते हैं, थोड़ा सा हम लोग और भी बात करते हैं। द वेस्ट इफ़ नॉट कलेक्टेड इन द गार्बेज बिन्स। अगर हमने गार्बेज बिन से वेस्ट को अगर हमने नहीं कलेक्ट किया, फाइंड इट्स वे इनटू द सीवियर। ये बहुत सीवियर भी हो सकता है, जैसे कि अगर हम बात करें सम ऑफ इट इज ईटन बाई कैटल, यानी कि अगर जो भी हमारे जो भी जानवर होते हैं उनके द्वारा ये खाए जा सकते हैं। जैसे कि नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट लाइक पॉलीथीन बैग, ठीक है, मेटल स्क्रैप, ईटीसी चोक द सीवियर एंड काजेज द इनकॉन्वीनियंस। यानी कि ये क्या कहते हैं, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैं जैसे कि पॉलीथीन बैग वगैरह हो गई, ये सब हमारे कैटल इसका इस्तेमाल एज ए खाने के तरीके की ये कर सकते हैं। यानी कि अगर कुछ भी पॉलीथीन में खाने वाली चीज़ है तो पॉलीथीन के साथ भी वो खा लेंगे। तो उसमें क्या होगा, पॉलीथीन बैग इफ़ सॉलोड बाई कैटल। अगर पॉलीथीन बैग को अगर किसने, जानवर ने, यानी कि जो भी कैटल हमारा सॉलिड कर लिया, निगल जाएगा, कैन कॉस्ट दियर लाइव्स, यानी लाइव्स आल्सो, उसको अपने जान से भी हाथ धोना पड़ सकता है। कास्ट दियर लाइव्स का मतलब ये होता है बेटा कि वो कास्ट उसको चुकाना पड़ सकता है, अपनी जान दे करके उसको
चुकाना पड़ेगा। यानी पॉलीथीन बैग्स इफ सॉलोड बाई कैटल कैन कास्ट देयर लाइफ्स आल्सो। यानी अगर पॉलीथीन का बैग की बात किया जाए, अगर जानवर ने, ठीक है, अगर सॉलो कर लिया यानी कि क्या कहते हैं निकल लिया, तो वो अपनी जान से भी हाथ धो बैठ सकता है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा और भी बातें हैं। द पुअर मैनेजमेंट काजेज हेल्थ प्रॉब्लम। अगर हमने मैनेजमेंट को पुअर रखा तो ये हेल्थ प्रॉब्लम भी काज कर लेगा, लीडिंग टू द एपिडेमिक। यानी जैसे अभी बात कर रहे हैं, ड्यू टू द कंटामिनेशन ऑफ ग्राउंड वाटर। यानी अभी आपको मैं रिसेंटली समझाऊंगा तो ये बात समझ में आएगा। एज ए नॉर्मल प्रैक्टिस देयर आर ऑल डोमेस्टिक वेस्टेज शुड बी द प्रॉपर्ली कलेक्टेड एंड डिस्पोजेड। जैसे पुअर मैनेजमेंट का मतलब हो, जैसे मास्क आपने इस्तेमाल किया, मास्क इस्तेमाल करके आपको इधर उधर नहीं फेंकना है। ठीक है, किसी ऐसी जगह पर डिस्पोज करना है जिससे कि उसको क्या कहते हैं, उसके फैलने का डर ना हो। अदरवाइज पता लगे क्या कहते हैं, हमने मास्क लगाया, मास्क लगा के कहीं पर भी फेंक दिया और उससे फिर क्या हुआ, कंटामिनेशन हो गया, पानी कंटामिनेट हो गया या कोई किसी भी तरीके की कंटामिनेशन हो गया, तो जितना भी हमने अपना तो हमने भला किया, लेकिन उसके बाद क्या हो सकता है, ये एज ए इपिडेमिक की तरीके महामारी भी फैल सकती है। वही कह रहा है पुअर मैनेजमेंट काजेज द हेल्थ प्रॉब्लम लीडिंग टू द इपिडेमिक ड्यू टू द कंटामिनेशन ऑफ ग्राउंड वाटर। अगर ग्राउंड वाटर अगर हमारा कंटामिनेट हो गया तब तो क्या हो सकता है, पूरी तरीके से पूरी एरिया भी क्या कहते हैं अफेक्टेड हो सकती है, जिसे हम इपिडेमिक्स भी नाम देते हैं, महामारी नाम देते हैं बेटा। ठीक है, इस तरीके से सारी बातें हो गई। अब हम जस्ट आएंगे आपको लेकर के ग्रीन केमिस्ट्री के पास। ग्रीन केमिस्ट्री की बात किया जाए, ग्रीन केमिस्ट्री में एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है, इट इज़ वेल नोन फैक्ट दैट सेल्फ सफिशिएंटी इन द गुड फूड हैज़ बीन अचीव इन इंडिया सिंस लेट 20th सेंचुरी बाय यूजिंग द फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स एंड एक्सप्लोरिंग इम्प्रूव्ड मेथड ऑफ फार्मिंग, गुड क्वालिटी सीड, इरिगेशन etc। ये बात आपको थोड़ा सा, ये जनरल चीज़ें हैं, इसको जानना भी आपको ज़रूरी है। ठीक है, पहले इंडिया में बड़ी ही भुखमरी थी। ठीक है, लेकिन कहने का इसका मतलब ये है कि सेल्फ सफिशिएंसी, आत्मनिर्भरता जो है वो खाने के लिए कह रहा है, इट इज़ वेल नोन, ये जाना जाता है फैक्ट दैट सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड, खाने के लिए सफिशिएंट हो गया था इंडिया सिंस लेट 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के लास्ट तक। यानी कह रहा है कि बाई यूजिंग द फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करके, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करके और अपनी फार्मिंग यानी कि खेती करने के तरीके को इम्प्रूव करके। ठीक है, उसको कैसे इम्प्रूव किया था, सीड, गुड क्वालिटी ऑफ सीड का इस्तेमाल करके, इरिगेशन अच्छी सी सिंचाई करके, इन सब चीज़ों को करके इंडिया 20वीं शताब्दी तक आते आते क्या कहते हैं सेल्फ सफिशिएंट हो गया था, किसमें, खाने के लिए। ठीक है, यानी कि इस तरीके सारी बातें हो गई। कह रहे बट ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ सॉइल, लेकिन ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन सॉइल का, ज़मीन का, एंड एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड हैव रिजल्टेड इन द डिटीरियोरेशन ऑफ द सॉइल, वाटर एंड एयर। यानी कहने का मतलब ये है कि इसका इस्तेमाल करके, जो भी मैंने बोला, क्या कहते हैं पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, इन सब का इस्तेमाल करके सेल्फ सफिशिएंसी तो हासिल कर लिया, लेकिन ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो गया किसका, ज़मीन का, और ज़्यादा फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करने की वजह से सॉइल हमारी क्या हो रही, डिटीरिएशन का मतलब होता है खराब हो जाना, वाटर, एयर, ये सब चीज़ें कहने का मतलब क्या हुआ, अफेक्ट हुई हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा। ठीक, ये सारी चीज़ें हो गई। तो अब हम ग्रीन केमिस्ट्री में क्या करेंगे, ग्रीन केमिस्ट्री दरअसल ये काम अपना इस प्रोसेस पर करती है कि कह रहे ग्रीन की, जिससे कि हमारा कि काम भी हो जाए और हमारा इन्वायरमेंट अफेक्ट भी ना हो। वही बात कहना चाह रहे थे, सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम डज नॉट लाई इन द स्टॉपिंग द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट दैट हैज़ बीन सीन बट द डिस्कवर मेथड व्हिच वुड हेल्प इन द इंट्रोडक्शन ऑफ डिटीरिएशन ऑफ द एनवायरनमेंट। यहाँ से नहीं है, यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ग्रीन केमिस्ट्री इज ए वे ऑफ थिंकिंग एंड इज अबाउट यूटिलाइजिंग द existing knowledge and principle of chemistry and other science to reduce adverse impact on environment। यानी ग्रीन केमिस्ट्री जो होती है एक तरीके की ऐसी सोच है, वे ऑफ थिंकिंग एंड इज अबाउट यूटिलाइजिंग, और यूटिलाइज करने की द एग्जिस्टिंग नॉलेज, जो भी नॉलेज हमारे पास है उसका इस्तेमाल करना है, एंड प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री केमिस्ट्री के प्रिंसिपल को, एंड अदर साइंस टू रिड्यूस द एडवर्स। मेन चीज़ ये दिमाग पर आना चाहिए, इसका किसी भी तरीके से जो भी मेरे पास नॉलेज है, जो भी हम सोचते हैं, उसका सबका इस्तेमाल करना है, लेकिन हमारे इन्वायरमेंट पर एडवर्स इम्पैक्ट ना पड़े। ठीक है, यही मकसद है किसका, ग्रीन केमिस्ट्री का।
आगे एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ग्रीन केमिस्ट्री इज द प्रोडक्शन प्रोसेस। ये अगर आपको डिफिनेशन बोलना है कि व्हाट इज द ग्रीन केमिस्ट्री, तो ग्रीन केमिस्ट्री की डिफिनेशन ये है, ग्रीन केमिस्ट्री इज द प्रोडक्शन प्रोसेस। ये प्रोडक्शन प्रोसेस यानी किसी भी प्रोडक्ट पे ग्रीन केमिस्ट्री जो है वो प्रोडक्शन प्रोसेस है दैट वुड ब्रिंग अबाउट मिनिमम पॉल्यूशन, जिसमें क्या हो, पॉल्यूशन सबसे कम हो, डिटोरिएशन का क्षरण जो होता है यानी खराब होना वो भी क्या हो, बहुत कम से कम हो हमारे इन्वायरमेंट का। द प्रोडक्ट, और जो हमारा बाई प्रोडक्ट निकले यानी जो हम बना रहे हैं वो तो बने ही बने और हमारा इन्वायरमेंट अफेक्ट भी ना हो, और जो हमारा बाई प्रोडक्ट हो वो जनरेटेड ड्यूरिंग ए प्रोसेस एंड इफ नॉट यूज गेनफुली एड टू द इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, एड टू द इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। यानी सारी चीज़ों को हम क्या कहते हैं, इसको क्लियर करके एक साथ बोलेंगे बेटा। ग्रीन केमिस्ट्री इज द प्रोडक्शन प्रोसेस, ग्रीन केमिस्ट्री हमारी प्रोडक्शन प्रोसेस है दैट वुड ब्रिंग अबाउट मिनिमम पॉल्यूशन, जिसमें पॉल्यूशन क्या होता हो, मिनिमम पॉल्यूशन हो या डिटोरिएशन भी बोल सकते हैं, टू इन्वायरमेंट, हमारे इन्वायरमेंट का कम से कम क्या हो, क्षरण हो, पॉल्यूशन भी कम हो और डिटोरिएशन हमारे इन्वायरमेंट का भी क्या हो, कम से कम हो। ठीक है, और कुछ इस तरीके से क्या कहते हैं, इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा। ठीक है, आगे बात करते हैं। हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान देते हैं तो आप बात कर सकते हैं, इट इज़ वेल नोन दैट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, कह रहा है कि ये वेल नोन जाना जाता है कि जो हमारा ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, जैसे कि बात किया जाए बेंजीन, टॉल्यूइन और कार्बन टेट्राक्लोराइड, बेंजीन, टॉल्यूइन और क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड आर हाईली टॉक्सिक, बेंजीन, टॉल्यूइन, कार्बन टेट्राक्लोराइड आर हाईली टॉक्सिक, वन शुड बी केयरफुल व्हाइल यूजिंग देम। इसको भी क्या किया जाता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, हाईली टॉक्सिक होता है, जब भी कभी इसका इस्तेमाल किया जाए तो वन शुड बी केयरफुल व्हाइल यूजिंग, जब भी इसका इस्तेमाल किया जाए तो बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। ठीक है, ये भी सब कुछ पॉइंट नहीं है। एक पॉइंट ये जो साइंटिस्ट है, एक बार भी पूछा गया था बेटा, नोबेल गोज टू ग्रीन केमिस्ट्री, यानी ग्रीन केमिस्ट्री का जो नोबेल प्राइज़ किसको गया था, इसकी बात किया था। एक क्वेश्चन पूछा गया था अभी जल्दी ही, नोबेल गोज टू ग्रीन केमिस्ट्री, ग्रीन केमिस्ट्री के लिए नोबेल प्राइज किसको गया था, तो चौबिन, ग्रब्स एंड श्राक। ठीक है, एक साइंटिस्ट हैं चौबिन है, और ये ऐसे ग्रब्स की बात कर लीजिए और शॉर्ट में, और अगर बात किया जाए तो श्राक, ये मेन नाम तो इनका यही है। तो ध्यान दीजिएगा, चौबिन और ग्रब्स और श्राक को नोबेल प्राइज कब मिला था, 2005 में। ठीक है, 2005 में इनको नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है बेटा, किसके लिए, ग्रीन केमिस्ट्री के लिए। ठीक, अच्छा यहाँ पर आप थोड़ा सा एक दो पॉइंट है, थोड़ा सा देख लीजिएगा क्या है ये एक पॉइंट है, आप इसको चाहो तो रीडिंग भी लगा सकते हो। 2005 में नोबेल प्राइज मिला था, ध्यान दीजिएगा, नोबेल प्राइज वर्क रिड्यूस, अच्छा ये किस लिए था, रिड्यूस हजार्ड्स बेस्ड इन क्रिएटिंग 2005 में, याद रखिएगा बेटा, नोबेल प्राइज मिला था किसको, चौबिन को, श्राक को और ग्रब्स को। ठीक है, ये नाम हमने बोल ही दिया। प्राइज, नोबेल प्राइज टू इन केमिस्ट्री फॉर वर्क दैट रिड्यूस हजार्डस वेस्ट, यानी कि जो भी वेस्ट है उसका क्या कहते हैं, जो भी हमारा पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है वो हमारा क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए, एंड क्रिएटिंग न्यू केमिकल्स, और इन क्रिएटिंग न्यू केमिकल को क्रिएट करने के लिए अगर करें हम, तो जो हजार्ड जो वेस्टेज हैं वो हमारा क्या हो, कम से कम हो। ठीक है, इस तरीके से हमने सारी बातें कर लिया। अब एक दो पॉइंट थोड़ा सा और भी बाकी हैं, पूरी तरीके से टर्मिनेशन पर हम जा रहे हैं फिलहाल। आइए हम लोग यहाँ बात करते हैं ग्रीन केमिस्ट्री में, ग्रीन केमिस्ट्री इन डे टू डे लाइफ। आइए जल्दी से इसको खत्म कर लेते हैं। ड्राई क्लीनिंग ऑफ क्लॉथेज की बात करते हैं बेटा। ड्राई क्लीनिंग ऑफ क्लॉथेज में अगर आप देखते हैं, कार्बन टेट्राक्लोरोइथेन की बात किया जाए, वाज अर्लियर यूज एज सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग। पहले क्या हुआ करता था, Cl2 डबल बॉन्ड Cl2 का इस्तेमाल एज ए सॉल्वेंट के तरीके किया जाता था फॉर ड्राई क्लीनिंग के लिए। ठीक है, लेकिन बाद में फिर देखा गया द कंपाउंड कंटेमिनेट्स द ग्राउंड वाटर, लेकिन ये बाद में देखा गया ये जो कंपाउंड था वो कंटामिनेट कर रहा था हमारे ग्राउंड वाटर को, एंड इज ऑल्सो सस्पेक्टेड कार्सिनोजेनिक, और ये हमारा कैंसर भी काज किया करता था। तो ये देखा गया
एंड इज आल्सो सस्पेक्टेड कार्सिनोजेनिक, और ये बाद में फिर सस्पेक्ट में हो गया, यानी सस्पेंस में हो गया कि ये हमारा क्या कहते हैं कार्सिनोजेनिक होता है। ठीक है, द प्रोसेस यूजिंग दिस कंपाउंड इज नाउ बीइंग रिप्लेस्ड बाय द प्रोसेस वेयर लिक्विफाइड कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ, यहाँ से और अब क्या किया गया है, इसको ग्रीन केमिस्ट्री का इस्तेमाल आप बात कर सकते हैं। कह रहा है वेयर लिक्विफाइड कार्बन डाइऑक्साइड विद ए सुटेबल डिटर्जेंट इज यूज्ड। ठीक है, यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि पहले जो था वो क्या था, CCl2 1 कार्बन टेट्राक्लोराइड या क्लोरो इथीन का इस्तेमाल किया जाता था ड्राई सॉइल क्लीनिंग के लिए। लेकिन इससे क्या हुआ, हमारा ग्राउंड वाटर बड़ा ही कंटामिनेट हुआ, लेकिन बाद में ये हुआ सस्पेक्टेड में हो गया, ये सस्पेक्टेड कार्सिनोजेनिक रहा। यानी कहने का मतलब ये है कि ये कैंसर काजिंग एजेंट की तरीके भी देखा गया। तो बाद में फिर क्या किया, इसको रिप्लेस कर दिया गया किसके द्वारा, कार्बन डाइऑक्साइड, लिक्विफाइड कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा, और जिसका इस्तेमाल लिक्विफाइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ सुटेबल डिटर्जेंट के साथ बाद में फिर इसको रिप्लेस कर दिया गया। रिप्लेसमेंट ऑफ हेलोजिनेटेड सॉल्वेंट बाय लिक्विफाइड कार्बन डाइऑक्साइड विल रिजल्ट इन लेस हार्म टू ग्राउंड वाटर। यानी कि जब इसको रिप्लेस कर दिया गया हेलोजिनेटेड सॉल्वेंट को कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा, तब ग्राउंड वाटर हमारा कम अफेक्ट हुआ, कम हार्म हुआ। ठीक है, आगे बात करते हैं। दीज डेज, आजकल के दिनों में हम तो H2O2 का क्या कहते हैं इस्तेमाल करते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का इस्तेमाल करते हैं फॉर द ब्लीचिंग क्लॉथेज। ठीक है, पर्पज ऑफ द ब्लीचिंग क्लॉथेज इन द प्रोसेस ऑफ लॉन्ड्री। यानी लॉन्ड्री में इस वक्त आजकल के दिनों में हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। which give better result, जो कि अच्छा रिजल्ट दिया, एंड मेक यूज लेसर अमाउंट ऑफ वाटर, और इसमें पानी भी कम लगा। ठीक है, आगे बात करते हैं ब्लीचिंग पेपर की बात करते हैं। ब्लीचिंग पेपर की बात किया जाए, क्लोरीन गैस वाज अर्लियर यूज फॉर द ब्लीचिंग पेपर। मैंने ब्लीचिंग पेपर के लिए पहले क्या हुआ करता था, हम क्लोरीन गैस का इस्तेमाल करते थे ब्लीचिंग पेपर के लिए। लेकिन आजकल के दिनों में हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड ए सुटेबल कैटलिस्ट है व्हिच प्रमोट द ब्लीचिंग एक्शन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज यूज। ठीक, यानी कहने का मतलब ये क्लोरीन गैस का इस्तेमाल पहले ब्लीचिंग पेपर के लिए किया जाता था, लेकिन आजकल के दिनों में हाइड्रोजन पेरोक्साइड विद सुटेबल कैटलिस्ट के साथ उसका इस्तेमाल किया जाता है, जो कि प्रमोट करता है ब्लीचिंग एक्शन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज यूज। ठीक है, यानी कि जो कि ब्लीचिंग एक्शन हाइड्रोजन पेरोक्साइड को प्रमोट करता है, ऐसे कैटलिस्ट का भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगर हम बात करें तो सिंथेसिस ऑफ केमिकल की बात करते हैं। हम सिंथेसिस ऑफ केमिकल में अगर बात करें तो इथेनॉल की बात किया जाए, CH3CH2 की बात किया जाए, इज नाउ कॉमर्शियली प्रिपेयर्ड बाय 1 स्टेप ऑक्सीडेशन ऑफ इथीन। यानी पहले हम क्या किया करते थे, इथेनॉल को बनाने के लिए पहले हम क्या करते थे, क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन लेते थे, हाइड्रोकार्बन से फिर ऑक्सीडेशन करवा के अल्कोहल, फिर उसका ऑक्सीडेशन करवा के एल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर देते। 2-3 स्टेप लग जाती थी। लेकिन ये कहना चाह रहा है कि अब हम एक स्टेप में ही ऑक्सीडेशन करवा सकते हैं, किसका, ईथेन का। एक ही स्टेप में हम ऑक्सीडेशन करवा सकते हैं। ठीक है, कैसे, ईथीन की अगर बात किया जाए, सॉरी नॉट ईथेन, ईथीन इन द प्रोसेस ऑफ आयनिक कैटलिस्ट इन aqueous मीडियम यील्ड ए 90% क्या इथेनॉल। यानी कहना ये चाह रहा है कि अगर हम क्या करें, ईथीन की रिएक्शन हम कैटलिस्ट के साथ कौन सा, पैलेडियम +2 कॉपर +2 इन वाटर अगर ले लिया जाए, तो जो हमारा ये है इस तरीके से एस्टल्डिहाइड, जिसे बोलते हैं एथेनॉल की बात कर रहे हैं, इसका फॉर्मेशन हम कर सकते हैं। ठीक है, हम कैटलिस्ट क्या क्या लेंगे बेटा, ध्यान दीजिएगा, Pd+2 Cu+2 इन वाटर। ठीक, ये बात क्लियर हो गई। यानी कहने का मतलब इथेनॉल इज नाउ कॉमर्शियली प्रिपेयर्ड बाय 1 स्टेप ऑक्सीडेशन, एक स्टेप के ऑक्सीडेशन के द्वारा भी हम इथेनॉल का फॉर्मेशन कर सकते हैं इथीन के साथ। CH2 को इथीन बोलते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ आयनिक कैटलिस्ट इन aqueous मीडियम टू यील्ड ऑफ 90%। इन 90% एसिटाल्डिहाइड एंड इथेनॉल का फॉर्मेशन हम कर सकते हैं। ये कैटलिस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान दीजिएगा। ग्रीन केमिस्ट्री इन डे टू डे लाइफ में चल रहा है ये। ठीक है, यानी कि बहुत ही आसानी से कम खर्चे में, और उसके साथ साथ क्या नाम है, हमारा जो वेस्ट है वो भी हमारा क्या हो जाए, कंट्रोल हो जाए। ठीक है, इसी को तो बोलते हैं ग्रीन केमिस्ट्री। ठीक है, अब हम एक पॉइंट और भी बात करते हैं। ग्रीन केमिस्ट्री इन ए नट सेल
इज कॉस्ट इफेक्टिव। यस, जो हमने अभी बोला वही कह रहा है। ग्रीन केमिस्ट्री जो होती है वो हमारे क्या है, नट सेल इज ए कॉस्ट इफेक्टिव, यानी संक्षेप में हम ये कह सकते हैं ग्रीन केमिस्ट्री के बारे में, नट सेल का मतलब संक्षेप में हम ये कह सकते हैं इज ए कॉस्ट इफेक्टिव, ये कम खर्चे वाली अप्रोच है व्हिच इन्वॉल्व रिडक्शन इन द मटेरियल, जो कि हमारे मटेरियल में कमी करती है। व्हिच इन्वॉल्व रिडक्शन इन मटेरियल, एनर्जी कंजप्शन, एनर्जी में भी कंजप्शन कम होता है और मटेरियल का इन्वॉल्वमेंट भी कम होता है और वेस्ट जनरेशन भी क्या होता है, कम होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ बेटा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कहने ग्रीन केमिस्ट्री क्या होता है, संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि कम खर्चे में, ठीक है, और हम मटेरियल का भी कम इस्तेमाल करेंगे, एनर्जी का भी कम कंजक्शन होगा और वेस्ट भी हमारा क्या होगा, कम से कम निकलेगा। ठीक है, इस तरीके से सारी बातें हो गई। थिंक इट ओवर, थोड़ा सा बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। यहाँ पर एक दो पॉइंट है, थोड़ा सा अगर बोलना चाहें तो यहाँ पर बात कर सकते हैं, और कुछ है नहीं, ये सब पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। कह रहा है यूज ए क्लॉथ बैग का इस्तेमाल करो। ठीक है, यूज क्लॉथ बैग एंड अवॉइड आस्किंग प्लास्टिक कैरी बैग व्हेन यू बाई ग्रोसरीज वेजिटेबल्स एंड अदर आइटम्स। यानी कहने का मतलब अल्टीमेटली अब ग्रीन केमिस्ट्री के ख़त्म होते होते कम से कम इस चीज़ को तो याद ही कर लेना बेटा। अगर इस चीज़ को फॉलो कर लेते हो तो इस चैप्टर को पढ़ना आपके लिए समझ लीजिए क्या कहते हैं, आपका अदा हो गया हक। यूज ए क्लॉथ बैग कपड़े का बैग का इस्तेमाल करना चाहिए एंड अवॉइड आस्किंग द प्लास्टिक कैरी बैग, और प्लास्टिक बैग को मांगने से अवॉइड करना चाहिए। व्हेन यू बाई ग्रोसरीज, जब तुम ग्रोसरीज सामान वगैरह खरीदते हो, वेजिटेबल सब्जी वगैरह खरीदते हो, और एनी अदर आइटम, कोई अदर आइटम भी खरीदते हो तब। ठीक, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। बेटा लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नीट एग्ज़ाम 2020।